तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए द ग्रेट रूलर सीरीज का सीजन 2 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने इसका सीजन 1 नहीं देखा तो वो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन करके अपने इसी चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मौजूद होगा। तो सीजन 2 को शुरू करने से पहले जाकर आप लोग पहला सीजन 1 फुल देख लेना ताकि आप इस स्टोरी को अच्छे से एंजॉय कर सको। तो सीजन 2 की शुरुआत यहाँ इन्फिनाइट फ्लेम रेल्म्स होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फ्लेम एम्परर यानी कि ज़ावियर और मास्टर डियाब्लो दोनों आपस में एक बोर्ड गेम खेल रहे थे, जो गेम काफी जरा सस्पेंस भरी हुई थी। ज़ावियर की चाल के बाद मास्टर डियाब्लो उससे सवाल करते हुए पूछता है कि तुमने ऐसी चाल क्यों चली? लगता है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है, तुम किसी बारे में सोच रहे हो और वो बात तुम्हें परेशान कर रही है। चलो भी, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते हो, उसी के लिए तुमने मुझे यहाँ पर बुलवाया है, तो बताओ क्या है वो क्या बात है? ये सुनकर सामने की तरफ मुझे ज़ावियर चुके परेशान में था। वो मास्टर डियाब्लो से कहता है कि मास्टर डियाब्लो मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर मैं क्या करूँ? आप तो अच्छे से जानते हैं कि कैसे लुओ गॉड क्लैन इस वक्त एक बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। ज़ावियर का भी इतना कहना ही था कि तभी अचानक मास्टर डियाब्लो कहता है, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम उनकी मदद करना चाहते हो, लेकिन ज़ावियर भूलो मत, ये डोकी कॉन्टिनेंट नहीं बल्कि ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड है, जहाँ पर कई हजारों ताकतवर फोर्सेस मौजूद हैं, जिनमें से सबसे जरा खास 5 एंशिएंट क्लैन और 4 डिवाइन क्लैंस हैं, जो कि हमेशा एक दूसरे को बैलेंस एंड चेक में रखती है ताकि कोई भी इस दुनिया पर अकेले राज ना कर सके। इन क्लैन में से जब किसी क्लैन को डिक्लाइन होता है तो उसके सिर्फ कुछ ही तरीके हैं। पहला तो ये कि उस क्लैन के पास सारा के सारा टैलेंट खत्म हो जाए, या दूसरा ये कि बाकी के सारे क्लैंस मिलकर उसके खिलाफ कोई साजिश रचे और वो उसे पूरी तरीके से कमजोर करके खत्म कर दे। यही इस दुनिया का असूल है जिसे तुम चाहकर भी नहीं बदल सकते। लुओ गॉड क्लैन भी ब्लड गॉड क्लैन के साथ पिछले कई अरसे से जंग लड़ रहा है। इन दोनों गॉड क्लैंस में से एक को तो खत्म होना ही होगा, उसके बाद ही एक आगे बढ़ पाएगा। तुम हर एक चीज अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते। जो सब सुनकर ज़ावियर यहाँ पर मास्टर डियाब्लो से कहता है, लेकिन मास्टर डियाब्लो, जब मैं ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में पहली बार आया था तो मैं लुओ टियानशिन से मिला था और उसने मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी बनाने में मदद की थी। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को तो मालूम है कि डोकी कॉन्टिनेंट पर डोकी एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जब ज़ावियर इस ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में आया तो यहाँ पर तो कल्टिवेशन करने के लिए डोकी एनर्जी नहीं बल्कि स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तब के टाइम मास्टर लुओ टियानशिन ने ज़ावियर की मदद की थी ताकि वो उसकी डोकी एनर्जी को स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। और चूंकि लुओ गॉड क्लैन इस वक्त खतरे में है तो ज़ावियर भी कभी आसान फरामोशी नहीं करता और वो उनकी मदद करना चाहता है। लेकिन मास्टर डियाब्लो ज़ावियर को बताते हैं कि तुम डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकते क्योंकि तुम फ्लेम एम्परर हो, तुम्हारा एक स्टेटस है जो कि डिस्टर्ब हो जाएगा। ये सुनकर तो ज़ावियर को अपने सवाल का जवाब मिल चुका था, इसलिए वो मास्टर डियाब्लो का शुक्रिया अदा करने लगा, जिस पर मास्टर डियाब्लो भी मुस्कुराकर कहता है कि यकीनन तुमने अपने दिमाग में किसी को सोच लिया है जिसकी वजह से तुम लुओ गॉड क्लैन का फ्यूचर बदलोगे। इस पर ज़ावियर मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि आप बिल्कुल सही समझे, ज़ावियर लुओ गॉड क्लैन की मदद भी स्लोली के जरिए करेगा और वो ये सब कैसे करने वाला है ये हमें बाद में मालूम होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी पर आ जाता है, जहाँ पर हम स्लोली को देखते हैं, जो कि पहले से काफी जरा अलग और खूबसूरत दिखाई दे रही थी और वो चलते धीरे-धीरे से यहाँ मुचेन के पास आ गई। मुचेन भी उसका हाथ पकड़ लेता है। हम देखते हैं कि मुचेन भी यहाँ पर पहले से काफी अलग दिखाई दे रहा था। इन्हीं की साइड पर ब्रदर कैंगशिंग और लिजुआन भी मौजूद थे, जबकि साथ ही साथ यहाँ पर नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के बाकी के सारे डिसाइपल भी एक जगह पर इकट्ठा हुए हैं। यहीं पर हम एक लड़का लड़की को देखते हैं, जहाँ लड़की का नाम मिज़ाओ किंगशिंग था और लड़के का नाम मु फेंग यांग था, जहाँ दोनों आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि इस बार का ये हंटिंग बैटल वाकई में हिस्ट्री का सबसे बड़ा हंटिंग बैटल होगा, जिसके इनाम भी काफी जरा कमाल के होंगे। मैं तो इसके लिए काफी जरा एक्साइटेड हूँ और हमें जानने को मिलता है कि आज के दिन हंटिंग बैटल की शुरुआत होने वाली है, वही हंटिंग बैटल कंपटीशन जिसके बारे में हमने सीजन 1 के लास्ट में सुना था। सुजुआन, सुलिंगर और मुकाई भी वहीं पर मौजूद थे, जो कि हंटिंग बैटल के लिए काफी जरा एक्साइटेड है। ये सारे डिसाइपल आपस में इसी तरह की बातें तो कर ही रहे थे, तभी अचानक इनके सामने एक बड़ा सा पोर्टल ओपन हो गया, जिसके अंदर से हम देखते हैं कि डीन टाइटन निकलकर बाहर आ गए, जो कि नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के डीन थे। उन्हें देखते ही सारे के सारे डिसाइपल फौरन से उन्हें ग्रीट करते हैं। उन्हीं के पीछे एल्डर ज़ूटियान और बाकी के एल्डर्स भी यहाँ पर मौजूद थे। मास्टर टाइटन यहाँ पर सब लोगों से बात करते हुए कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि इस साल तुम सब लोगों को स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट मिल सके। ये खास तरह की ब्लेसिंग है, अगर ये लोग इस हंटिंग बैटल में जीत गए तो इन्हें लास्ट में एम्पावरमेंट ब्लेसिंग मिलेगी, जिसका इस्तेमाल करते हुए सब कल्टिवेटर्स की लेवल ब्रेक थ्रू हो सकती है। मास्टर टाइटन यहाँ पर अपने डिसाइपल से कह रही थी कि वैसे भी ये तुम लोगों के लिए काफी जरा जरूरी है क्योंकि थोड़ी अरसे बाद स्पिरिचुअल एकेडमी कंपटीशन आने वाला है, तो सारे के सारे 5 मेजर एकेडमीज के दरमियान एक कंपटीशन होगा और उसमें इन लोगों की रैंकिंग डिसाइड होती है। पिछली बार कंपटीशन की रैंकिंग में नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी बॉटम में आई थी। इस बार की स्पिरिचुअल एकेडमीज कंपटीशन में हम लोगों को कुछ भी करके टॉप 3 के अंदर आना होगा, वरना नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी से 5 मेजर एकेडमीज का टाइटल छीन लिया जाएगा। तो सुनकर तो वहीं पर मुझे मिस फ्रैंक कहने लगी कि इस बार हम जरूर जीतेंगे क्योंकि हमारे साथ ब्रदर कैंगशिंग है, जो कि हमारी रैंकिंग लिस्ट का नंबर 1 जीनियस है। तभी अचानक वहीं पर मौजूद यांग होंग जवाब देते हुए कहता है जैसे कि बाकी के एकेडमीज के पास तो कोई जीनियस ही नहीं। डीन टाइटन यहाँ पर अपने डिसाइपल्स को बताता है कि पिछले कुछ सालों से लगातार हमारा जानी दुश्मन डीमन ड्रैगन पैलेस हमारे कई सारे टैलेंटेड डिसाइपल्स को जान से मार रहा है, जिसकी वजह से हम लोग पिछले कई बार से स्पिरिचुअल एकेडमीज कंपटीशन को जीत नहीं पा रहे थे।
नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी किसी से कम है। हमारी नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी हजारों साल पहले बनी थी और हमने कई सारी मुश्किलें झेली है। अभी यकीनन हम इन मुश्किलों से निकल जाएंगे। मुझे अपने डिसाइपल्स पर पूरा यकीन है कि वो कभी भी नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी का नाम बदनाम नहीं होने देंगे। जो सुनकर तो वहाँ पर मुझे जितने भी डिसाइपल्स थे वो सारे के सारे डीन टाइकिंग से कहने लगे कि हाँ हम अपनी एकेडमी की इज्जत के लिए जरूर लड़ेंगे। जो सुनकर तो डीन टाइकिंग भी काफी जरा खुश हो गए थे। इसके बाद वो अपने डिसाइपल्स को बताने लगे कि जहाँ तक स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट की बात है तो वो तुम लोगों को हमारी नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी की गार्डियन यानी कि बेमिंग ड्रैगन फिश लॉर्ड से खुद पर्सनली मिलेगी। लेकिन उसके लिए तुम लोगों को इस हंटिंग बैटल में टॉप परफॉर्मर बनना होगा। जो सब सुनकर तुम स्लोली खुश हो तो यहाँ पर मुझे इनसे कहती है कि अगर ये बात सच है कि बेमिंग ड्रैगन फिश लॉर्ड खुद पर्सनली हमें ये एम्पावरमेंट देंगे तो फिर तो ये कमाल हो जाएगा। फिर तो मुझे पूरा यकीन है कि ये स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट स्पिरिचुअल लैंड की जो एम्पावरमेंट है उससे भी ज्यादा ताकतवर होगी। दोस्तों ये स्पिरिचुअल लैंड की वही एम्पावरमेंट थी जो कि मुझे इनको नहीं मिली थी क्योंकि मुझे इनको तो स्पिरिचुअल लैंड में बीच में ही निकाल दिया गया था क्योंकि उस पर बगावत का जो इल्जाम लग चुका था। इस वजह से वो बाकी के कल्टिवेटर से पीछे रह चुका था। मगर इस बार अगर मुझे इनको ये स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट मिल गई तो उसकी कल्टिवेशन काफी तेजी से इंप्रूव होगी। जो सब सोचते हैं मुझे कहने लगा कि इस बार मैं इस मौके को बिल्कुल भी अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। मुझे इनकी ये बातें वहीं पर मुझे ब्रदर केंगशिंग और लिस वांटोंग भी सुन रहा था जहाँ पर लिस वांटोंग ब्रदर केंगशिंग से कहता है कि चाहे यहाँ पर जितने मर्जी पावरफुल कल्टिवेटर्स हो लेकिन तुम सिर्फ मेरे राइवल बनने के काबिल हो। इस पर ब्रदर केंगशिंग कहता है कि वो सब हम बाद में सोचेंगे। पहले ये सोचो कि हम इतने स्पिरिचुअल क्रिस्टल कैसे इकट्ठा करें जिससे हम टॉप 3 क्वालीफायर्स में से आ सके और उसके बाद हमें मौका मिल सकेगा पेनल्टी हाल के 3 जनरल्स को हराने का जो कि हंटिंग बैटल का फाइनल राउंड होगा। अगर इन लोगों ने मिलकर उन 3 जनरल्स को हरा दिया तभी हर एक डिसाइपल को स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट मिल पाएगी वरना किसी भी डिसाइपल को स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट नहीं मिलनी और सबकी मेहनत जाया हो जाएगी। यहाँ पर ये सब लोग इसी तरह की बातें कर रहे थे लेकिन हम ये हाउ को देखते हैं जिसके इरादे कुछ ठीक दिखाई नहीं दे रहे। वहीं दूसरी तरफ डीन टाइकिंग ने फिर से इस कंपटीशन को शुरू कर दिया जिसके लिए हम देखते हैं कि सारे के सारे डिसाइपल्स को स्पिरिचुअल लाइट रेल में भेज दिया गया। इस स्पिरिट लाइट रेल के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर कई सारे स्पिरिट किंग स्टेज के बीस्ट होंगे और उन्हें बीस्ट की बॉडी या फिर उनके आसपास स्पिरिट क्रिस्टल्स की तलाश की जा सकती है। यहाँ पर हर एक कल्टिवेटर का मिशन यही था कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा स्पिरिट क्रिस्टल्स इकट्ठा कर देते। जो भी टॉप 3 कल्टिवेटर्स होंगे जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा स्पिरिट क्रिस्टल्स इकट्ठा किए होंगे उन्हें मौका मिलेगा 3 गार्डियंस के साथ फाइट करने का। जिन तीनों पर ही सबकी किस्मत डिपेंड करेगी। अगर वो तीनों उन गार्डियंस से हार गए तो सब लोगों की मेहनत जाया हो जाएगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स थे वो ये सारी बातें सुनने के बाद वहाँ पर मौजूद बीस्ट पर हमला करते हुए जान से मारना शुरू कर चुके ताकि वो उनसे स्पिरिट क्रिस्टल्स को इकट्ठा कर सके। और ये सारे के सारे वॉरियर अलग अलग जगह पर एक दूसरे से अलग छोड़े गए थे जहाँ पर हम देखते हैं कि मुझे ने भी एक बीस्ट को जान से मार डाला था और वो अपने स्पिरिचुअल कंपास की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी मिस लूली को ढूंढना होगा। मगर ये आखिर इस वक्त वो कहाँ पर होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ मिस लूली पर भी आ जाता है जो कि अकेले घूम रही थी। तभी अचानक उसे ये सुनील की आवाज सुनाई देती है जिसे हम देखते हैं कि हिया और साथ ही साथ यांग होंग के साथियों ने पकड़ लिया था। जहाँ यांग होंग और उसके साथी यहाँ पर ये सुनील को टॉर्चर करते उसे मुचिन की लोकेशन पूछ रहे थे लेकिन मिस सुनील ने तो साफ साफ मना कर दिया था। वो कहती है कि मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हें मुचिन की लोकेशन नहीं बताऊंगी। जिस पर तो यांग होंग उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है। साथ ही साथ ब्रदर याओ भी यहाँ पर ये सुनील से कह रहा था कि आराम से बता दो वरना वैसे भी हम तुम्हें जान से मारने से नहीं कतराएंगे। हालांकि ये रूल के खिलाफ था। कोई भी स्पिरिचुअल लाइट रेल के अंदर किसी को जान से नहीं मार सकता लेकिन फिर भी ब्रदर याओ को इस बात की फिक्र नहीं थी। वो यहाँ पर ये सुनील से कह रहा था कि अगर मरना नहीं चाहती तो उसकी लोकेशन बता दो वरना हम लोग क्लब के किसी और मेंबर को पकड़कर टॉर्चर करेंगे और उससे मुझे इनकी लोकेशन तलाश करवाएंगे। सुनील के मना करने पर ब्रदर याओ अपने एक साथी को उससे मारने का इशारा करता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपनी तलवार लेकर ये सुनील पर भी हमला करने ही वाला था कि तभी अचानक वहाँ पर मिस लूली पहुंच गई जो कि आते साथ ही फिर से अपने स्लैशर एक्स का इस्तेमाल करते हुए सब लोगों को मिस सुनील से दूर कर देती है। जहाँ वो मिस सुनील को बचाते हुए ब्रदर याओ से कहती है कि ही याओ आखिर ये तुम क्या कर रहे हो। जिस पर ब्रदर याओ तो कहता है कि मैं तो कुछ नहीं बस ये सुनील के साथ मजाक ही कर रहा था तुम तो बिना वजह ही सीरियस हो गई। इस पर मिस लूली कहती है कि बकवास मत करो अगर मैं यहाँ पर वक्त पे न आती तो तुमने तो ये सुनील को ऑलमोस्ट मरवा ही दिया था। यांग होंग भी यहाँ पर ब्रदर याओ का साथ देते हुए कहता है कि तुम बिना वजह के इल्जाम हम पर ना लगाओ बल्कि उल्टा तुमने हम पर हमला किया है और चूंकि तुमने हम पर हमला किया है अब तो हम तुम्हें जाने नहीं दे सकते। अगर तुम चाहती हो कि हम इस बात को बुला दे फिर तो उसके लिए मुझे को यहाँ पर आकर अपने घुटनों पर बैठकर हमसे माफी मांगनी होगी। इस लूली यहाँ पर इन दोनों की बातें सुनते हुए समझ गई थी कि यकीनन ये दोनों कभी न कोई प्लानिंग करके आए हैं वरना इन्हें बाकी के डिसाइपल्स की तरह स्पिरिट क्रिस्टल्स इकट्ठा करने चाहिए थे लेकिन देखो ये लोग मुचिन की तलाश कर रहे हैं। दूसरी तरफ यांग होंग यहाँ पर मिस लूली से कहता है कि तुम्हारे पास ये बर्डन ये सुनील है तुम इसके उतरे तो यहाँ से नहीं भाग पाओगी। इसलिए वो अपने साथियों को मिस लूली पर हमला करने का बोल देता है जो सुनकर मिस लूली भी यहाँ पर ये सुनील को नीचे की तरफ रखते हुए अपनी तलवार लेकर फिर से उन वॉरियर्स पर हमला करने लगी। जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस लूली तो अपनी लुअस सोल टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रही थी और वो अकेले यहाँ पर इन सब पर बारी पड़ रही है। ये सब लोग मिलकर भी मिस लूली को नहीं हरा सकते थे और ये बात इन्हें भी अच्छे से मालूम थी। इसलिए हम देखते हैं कि ब्रदर याओ फिर से ये सुनील पर ही हमला करने की
कोशिश करता है, जिसे ब्लॉक करने के लिए मिस लूली फर्श से जंप करते हुए सी सुनील के सामने आ गई थी। सबको मिस लूली की कमजोरी के बारे में मालूम हो जाता है कि मिस लूली को कैसे हराना है, इसलिए हम देखते हैं कि ब्रदर याओ ने यहाँ पर यांग होंग को इशारा कर दिया था कि आगे बढ़ो, जो सभी मिस लूली की तरफ आने लगे थे। ये देखकर मिस लूली भी ये सुनील को अपनी गोद में उठाकर फौरन वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगी। अगर मिस लूली अकेली होती तो उसके लिए यहाँ से निकलना मुश्किल नहीं था, मगर चूंकि मिस लूली के हाथ में भी सी सुनील भी पड़ी हुई है, जो कि इस वक्त बेहोश थी, तो उसकी वजह से मिस लूली को मुश्किल आ रही थी और इन सब लोगों ने मिस लूली को चारों तरफ से घेर लिया था। जो देखकर तो मिस लूली सुनील को हवा में उछालते हुए फिर से हम सब लोगों पर हमला करते हुए अपने रास्ते से हटा देती है। मगर जब वो ये सब करने में मसरूफ थी तो इसी मौके का फायदा उठाकर हम देखते हैं कि ब्रदर याओ ने फिर से अपने डैगर का इस्तेमाल करते हुए मिस लूली पर हमला कर दिया। जो अटैक इतना सारा फास्ट था कि मिस लूली इसे देख नहीं पाई और हम देखते हैं कि उस डैगर की वजह से हमें मिस लूली के कंधे पर चोट लग चुकी थी। ब्रदर याओ दूसरी तरफ मिस लूली को बताता है कि इस डैगर के अंदर पॉइजन लगा हुआ था, यानी कि तुम्हारी बॉडी में पॉइजन इंटर कर चुका है, अब तुम जल्दी पॉइजन से मारी जाओगी। अगर तुम मरना नहीं चाहती तो मैं इसका एंटीडोट तुम्हें दे सकता हूँ, बदले में बस तुम्हें सिर्फ मुझे मुचिन की लोकेशन बतानी होगी। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस लूली इसके लिए एग्री नहीं होती और वो फाइट करने के लिए तैयार हो गई थी। ये देखकर तो ब्रदर याओ को काफी गुस्सा आ गया था और वो गुस्से में कहता है कि तुम बहुत ही जिद्दी हो। जो कहती है वो अपने डैगर से लूली पर हमला कर देता है। हम देखते हैं कि उसके बाकी के सारे साथियों ने भी एक साथ मिस लूली पर हमला बोल दिया था। जो सारे अटैक पीछे से मिस लूली की तरफ आ रहे थे, मिस लूली के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए हम देखते हैं कि वो फिर से हवा में जंप कर देती है, जिसके बाद उसने अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए नीचे की तरफ इस पहाड़ी की जमीन पर ही हमला कर दिया। इस अटैक के कारण हम देखते हैं कि वहाँ चारों तरफ धुआं हो गया था और जब धुआं हटा तो हमें देखने को मिलता है कि मिस लूली वहाँ से सुनील को उठाकर भाग चुकी थी। जिस पर तो ब्रदर याओ गुस्सा होते हुए कहता है कि फौरन उसे ढूंढो। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ मिस लूली पर आ गया था, जो कि मिस सुनील को उठाकर यहाँ केव में आ चुकी थी और वो ये सुनील की तरफ देखते हुए कह रही थी कि ब्रदर याओ तो एक नंबर का कमीना है, आखिर उसने ये सुनील पर इस तरह से अटैक क्यों किए होंगे। वो ये सुनील को क्या जान से मारना चाहता था और ये तो रूल्स के खिलाफ है, क्या उसे एकेडमी की पनिशमेंट से डर नहीं लग रहा, आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है और उसे मुचिन की ही तलाश क्यों है। मिस लूली यहाँ पर इसी तरह के सवाल कर ही रही थी, तभी अचानक उसे केव के अंदर किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो फौरन से अपनी तलवार लेकर अटैक करने के लिए तैयार हो गई। जहाँ वो लास्ट मोमेंट पर फौरन से हमला कर देती है और उसे अचानक से देखने को मिला कि ये तो कोई और नहीं बल्कि मुचिन था। उसने सिर्फ अपनी 2 उंगलियों से उसकी तलवार को ब्लॉक कर दिया था और वो कह रहा था कि लूली आखिर तुम ये क्या कर रही हो, क्या तुम अपने ही हस्बैंड को जान से मारना चाहती हो। मिस लूली तो उसकी ये बात सुनकर अपनी तलवार को गायब कर देती है। उसके साथ ही मिस लूली की हालत भी थोड़ी सी खराब हो गई थी, जो देखकर तो मुझे फौरन से उसके पास आते हुए कहता है आखिर तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हें किसी ने जहर दिया है, क्या तुमने इसका एंटीडोट भी हासिल कर लिया है। जिस पर दूसरी तरफ मिस लूली मुझे उनसे कहती है कि जरा फिक्र मत करो, मैंने ऑलरेडी एंटी पॉइजन पिल खा ली है, जहर का असर थोड़ा स्लो हो चुका होगा। लेकिन मुझे तो जहर की तरफ देखते हुए कहता है कि नहीं, इसका एंटीडोट ढूंढना ज्यादा जरूरी है। ये कहते हुए मुझे यहाँ पर मिस लूली के कंधे का जख्म देख लिया था, साथ ही साथ वो वहीं पर मौजूद ये सुनील की भी हालत देख लेता है, जिससे मुझे इनको सब कुछ समझ आ गया और वो मिस लूली और ये सुनील का बदला लेने के लिए वहाँ से जाने लगा। लेकिन तभी लूली मुझे इनको रोकते हुए कहती है कि ऐसा मत करो, हम ब्रदर याओ के साथ अपना हिस्सा बाद में चुकता कर लेंगे, फिलहाल तुम्हें इस हंटिंग बैटल पर ध्यान देना चाहिए ताकि तुम स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट हासिल कर सको। उसके लिए तुम्हें बहुत सारे स्पिरिट क्रिस्टल्स इकट्ठा करने होंगे। मुझे मैं नहीं चाहती कि स्पिरिचुअल रोड की तरह तुम इस बार की भी एम्पावरमेंट के मौके को खो दो। अभी मिस लूली ये सब कह रही थी कि तभी अचानक मुझे अपने मुंह को यहाँ उसके कंधे पर लगाकर उसके अंदर से जहर को बाहर की तरफ चूसने लगा, जिससे मिस लूली की कंडीशन फिलहाल कुछ देर के लिए स्टेबल हो जाती है। दूसरी तरफ मुझे यहाँ पर मिस लूली से कहता है कि फिक्र मत करो, मैं जानता हूँ कि ये उनका कोई ट्रैप है, लेकिन फिर भी मैं वहाँ पर जाऊंगा बिल्कुल स्पिरिचुअल रोड की तरह। मिस लूली भी समझ गई थी कि मुझे ने फैसला कर लिया है, इसलिए वो मुझे से कहती है कि अच्छा ठीक है, लेकिन प्लीज अपना ध्यान रखना। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ ब्रदर याओ और उनके साथियों पर आ चुका था, जहाँ ब्रदर याओ गुस्सा होकर कह रहा था कि तुम सबके सब लूजर्स हो, क्योंकि एक जख्मी लड़की को भी ढूंढ नहीं पाए, वो भी तुम लोगों की शिकंजे से बच गई, आखिर तुम लोग कितने ज्यादा गिरे हुए हो। वो भी ये सब कह रहा था कि तभी अचानक वो अपने ऊपर किसी स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करता है, जहाँ देखने पर हमें जाने को मिलता है कि वो तो कोई और नहीं बल्कि मुचिन था, जो कि इनके ऊपर पहुंच चुका था और उसने यहाँ पर ग्रेट बुद्धा हैंड टेक्निक को क्रिएट कर लिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए फौरन से इन पर हमला कर देता है। सिर्फ एक ही अटैक में मुचिन ने वहाँ पर ज्यादातर डिसाइपल्स को तो पछाड़ दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि मुचिन गुस्से में तेजी से ब्रदर याओ पर अटैक्स करना शुरू कर चुका था। सभी सर्व अपने स्पीयर को बाहर की तरफ निकालते हुए कहता है कि चलो बियाबू जहर का एंटीडोट मुझे दे दो। याओ हम तो यहाँ पर मुचिन को देखकर कहता है कि हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, तुम खुद ही हमारे पास चलकर आ गई, ये तो अच्छा हो गया। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि ब्रदर याओ के सारे साथी पीछे से मुचिन पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगे, लेकिन मुचिन अपने स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए सबको दो रहा था। इवन कि हम देखते हैं कि ब्रदर यांग होंग भी एक बार फिर से अपनी इच्छा टाइगर ड्रैगन को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ये स्पिरिट ज्यादा देर तक नहीं पाता। मुचिन ने सिर्फ एक स्पीयर अटैक के अंदर उसे पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया। सभी सर मुचिन यहाँ तेजी से यांग होंग की बुरी तरीके से धुलाई करते उसके पेट पर एक जोरदार किक करते उसे पीछे चट्टानों पर दे मारता है। जिसके बाद मुचिन ने दूसरी तरफ फुल रफ्तार से वहाँ पर बाकी के डिसाइपल्स को पीटना शुरू कर दिया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस लूली को भी मुचिन की फिक्र हो रही थी और वो ये सुनील के साथ तेजी से उसी की तरफ आ रही है, ताकि अगर मुचिन को उसकी जरूरत पड़े तो उसकी मदद कर सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुचिन ने ऑलमोस्ट
उसने सिर्फ एक हाथ से मुचिन के पंच को ब्लॉक कर दिया था। सभी सब मुस्कुरा भी रहा था, जो देखकर तो मुचिन अपनी विंग फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए अपने स्पेयर को वापस से यहाँ ब्रदर याओ की तरफ खींच लाता है, जिसे तो ब्रदर याओ ने तीसरी के साथ अपने डैगर का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक कर दिया था। साथ ही साथ वो मूव करते हुए फिर से मुचिन के पीछे आकर उसे एक जोरदार हिट कर देता है। इस हिट के कारण मुचिन तो घसीटता हुआ पीछे की तरफ आ गया था। यहाँ पर ब्रदर याओ मुचिन के सामने आते हुए कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा, आखिर होली स्पिरिचुअल एकेडमी तुम्हें इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों है? उन्हें तुमसे क्या चाहिए? मुझे तो तुम्हें कोई भी खास बात दिखाई नहीं देती। दूसरी तरफ मुचिन उसकी ये बातें सुनकर कहता है, तो इसका मतलब कि तुमने होली स्पिरिचुअल एकेडमी के साथ हाथ मिला लिया है, यानी कि तुम नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के साथ गद्दारी करने वाले हो। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि इस वजह से तुम्हें नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी से बाहर निकाल दिया जाएगा? इस पर तो ब्रदर याओ यहाँ पर हंसते हुए अपने डैगर्स के साथ मुचिन पर तेजी से हमला करने लगा और इन दोनों के दरमियान एक बहुत ही तेज फाइट शुरू हो गई, जहाँ पर मुचिन तेजी से मूव करते उसके अटैक्स को डॉज कर रहा था और ब्रदर याओ उसे बता रहा था कि मैं भी तो यही चाहता हूँ कि नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी मुझे निकाल दे। वैसे भी इस एकेडमी के पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है और वैसे भी ऊपर के एकेडमीज में जाने की आखिर क्या शर्म। एक कल्टिवेटर होने के नाते मुझे बस सिर्फ अपनी कल्टिवेशन पर ध्यान देना चाहिए ताकि मैं जल्दी से जल्दी अपनी कल्टिवेशन को इंप्रूव कर सकूं। मुझे नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के साथ वफादारी या फिर उसकी इज्जत का बिल्कुल भी नहीं सोचना, ये तुम जैसे बेवकूफ लोगों का काम है। ये सारी बातें इस तेज फाइट के दौरान चल रही थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि मुचिन तो अपने सल्लू डेथ वायर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ब्रदर याओ के सारे डैगर्स को ब्लॉक कर देता है। मगर दूसरी तरफ ब्रदर याओ फिर से मुचिन के पास आकर उसकी पीठ में एक जोरदार पंच कर चुका था। साथ ही साथ वो मुचिन से कहने लगा कि मुचिन, अगर मैंने तुम्हें चाक से मार डाला तो उसके बाद मुझे होली स्पिरिचुअल एकेडमी में पोजीशन मिल जाएगी। ये सब बोलते हुए यहाँ पर मुचिन को पीटते हुए उसे एक जोरदार पेट में किक कर देता है। दूसरी तरफ मुचिन को भी समझ आ गया था कि ब्रदर याओ को ये काम यकीनन जीसुआन ने दिया है, जो कि इस वक्त होली स्पिरिचुअल एकेडमी में है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रदर याओ यहाँ पर मुचिन को खत्म करने के लिए फिर से अपनी क्लीन डिवाइन आर्ट फेदर फॉल स्लैश ऑफ द हेवन टेक्निक को क्रिएट करके मुचिन पर हमला कर चुका, जो कि डिवाइन कैटेगरी की जानलेवा टेक्निक थी। इसे हिट होकर मुचिन फिर जमीन पर जा लगा, जहाँ तब तक भी स्लोली और ये सुनील भी पहुंच गई और वो ये नजारा देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ ब्रदर याओ को तो खुशी हो रही थी, उसे लग रहा था कि शायद उसने मुचिन को चाक से मार डाला, मगर जैसे ही दुआ था हम देखते हैं कि मुचिन जिंदा सलामत था, बल्कि उसकी बॉडी के आसपास थंडर लाइटिंग एनर्जी इकट्ठा होने लगी। सभी सर वो गुस्सा हुए कह रहा था कि अब तुम्हें नहीं बचाया जा सकता, तुमने भी स्लोली को पॉइजन दिया, ये सुनील को इंजर्ड किया और साथ ही साथ बाहर की एकेडमी के साथ हाथ मिलाकर अपनी एकेडमी के साथ तुमने गद्दारी की है, अब तो मुझे तुम्हें जान से मारना ही होगा। ये सब कहते हुए हम देखते हैं कि यहाँ पर मुचिन ने काफी कूल तरीके से फिर से अपनी थंडर बॉडी को एक्टिवेट कर लिया था। जिस थंडर बॉडी टेक्निक की वजह से यहाँ पर मुचिन की बॉडी ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी, उसके चेहरे पर एक हाफ मास्क आ चुका था। साथ ही साथ मुचिन की बॉडी ऑलमोस्ट इनविंसिबल हो चुकी थी, यानी कि उसकी बॉडी पर ज्यादातर अटैक्स काम नहीं करेंगे। ये देखकर तो ब्रदर याओ हैरान होते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारे पास थंडर बॉडी कैसे आ गई? ये तो इम्पॉसिबल है। इवन कि ब्रदर केंशिन ने भी कई बार थंडर बॉडी को मास्टर करने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार इसमें फेल हो गया। ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, आखिर तुम इस डिवाइन आर्ट को कैसे मास्टर कर सकती हो? ऐसा नहीं हो सकता। इवन कि मिस लूली और ये सुनील भी ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुचिन यहाँ पर गुस्से के साथ ब्रदर याओ से कहने लगा कि याओ तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारे मरने का समय आ चुका है। तो सुनकर तो ब्रदर याओ यहाँ पर आखिरी कोशिश करते हुए फिर से मुचिन के पास आकर उसे जोरदार पंच करने की कोशिश करने लगा ताकि शायद वो मुचिन को हरा सके। इसे सोच उससे मुचिन पर अटैक करने शुरू कर दिए थे। वो मुचिन से कह रहा था कि क्या हुआ अगर तुम्हारे पास थंडर बॉडी आ चुकी है, फिर भी मैं तुम्हें जान से मार सकता हूँ। तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारे पास अगर ये थंडर बॉडी है, फिर भी मेरी कैल्कुलेशन तुमसे ज्यादा है। मैं ऑलमोस्ट हाफ स्टेप हेवनली कंप्लीटेशन स्टेज में एंटर करने वाला हूँ, तुम्हारी कैल्कुलेशन मेरे सामने काफी ज्यादा कम है, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। ये कहते हुए लगातार मुचिन पर हमले करते जा रहा था, लेकिन उसका कोई भी अटैक मुचिन की बॉडी पर असर नहीं कर रहा। मुचिन तो ऐसे खड़ा था जैसे कि उससे कुछ भी फर्क नहीं महसूस हो रहा, उसे तो बस सिर्फ गुदगुदी हो रही थी। मुचिन फिर से अपने पंच को तैयार करते हुए यहाँ ब्रदर याओ के फेस पर दे मारता है। जो पंच बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। ब्रदर याओ उड़ते हुए पीछे की तरफ जाने लगा, लेकिन मुचिन रुकता नहीं, बल्कि वो तेजी से उसके पीछे जाते हुए यहाँ एक के बाद एक पंच उस पर मारने लगा। जहाँ पर हम देखते हैं कि मुचिन का हर एक थंडर पंच ही काफी ज्यादा खतरनाक था। वो इतना ज्यादा खतरनाक था कि मुचिन इस वजह से पूरे के पूरे पहाड़ को शडर कर रहा था। साथ ही साथ मुचिन के पास इस बिजली की रफ्तार थी, वो इतनी तेजी के साथ मूव कर रहा था कि वो एक सेकंड में 100 अटैक्स कर रहा है। इन अटैक्स के कारण ब्रदर याओ तो खून की उल्टियां कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ मुचिन आज उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। जहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रदर याओ का किस्सा खत्म करने के लिए मुचिन ने अपना फाइनल अटैक उस पर चल दिया था, जिस अटैक की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा थंडर एनर्जी ब्लास्ट हो गया। मिस सुनील तो ये देखकर खुश होते हुए यहाँ पर मुचिन को चीयर करते हुए कह रही थी कि वाओ मुचिन तो ट्रांसफॉर्म होने के बाद काफी ज्यादा डेंजरस हो चुका है, जबकि मिस लूली भी यहाँ पर मुचिन को इस तरह से फाइट करते हुए देख रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रदर याओ लगातार खून की उल्टियां करता जा रहा था और मुचिन उसके सामने कूल तरीके से खड़ा है। जहाँ पर ब्रदर याओ अपनी आखिरी कोशिश करते हुए मुचिन से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि थंडर बॉडी के बाद तुम मुझे जान से मार डालोगे? अभी भी मेरे पास एक ट्रम्प कार्ड मौजूद है। और ये कहती ब्रदर याओ ने फिर से वहाँ पर अपनी क्रीम गॉड डिवाइन टेक्निक को क्रिएट करना शुरू कर दिया, जिसमें हम देखते हैं कि वो यहाँ पर हेवनली डीमन क्रीम को समन कर लेता है, जो कि आज भी रैंकिंग लिस्ट में 26 रैंक पर आता था। ये बीस्ट वैसे तो काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन दूसरी तरफ मुचिन के पास भी उसका जिन्यू बर्ड है, जिसे मुझे नहीं की हाथ के इशारे से फौरन
नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत दोबारा से यहाँ पर इन्फिनाइट फ्लेम रैन से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फ्लेम एम्परर ज़ामियन और मास्टर डियाब्लो आपस में बोर्ड गेम खेल रहे थे और हर बार ये देखकर तो अब मुझे ज़ामियन पर हंसी आने लगी है। ऐसा लगता है कि मास्टर डियाब्लो और ज़ामियन दोनों ही रिटायर हो चुके हैं और अब वो सारा दिन बस यही गेम्स खेलते रहते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर गेम को खेलते खेलते अचानक से ज़ामियन मुस्कुराते हुए कहता है कि ये लड़की बिना, जो कहते हुए साइड की तरफ देखते हैं और हमें यहाँ पर एक वर्म होल का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर एक लड़की तेजी से यहाँ इन्फिनाइट फ्लेम रैन की तरफ बढ़ रही थी। सती सर वो कह रही थी कि फादर मैं आ गई और ये कहती वो सिर्फ एक हाथ के इशारे से स्पेस टाइम ट्रैक पोर्टल ओपन करके उसके अंदर से निकलकर बाहर आ गई। यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि ये लड़की असल में कोई और नहीं बल्कि बैटल थ्रू द हेवन के अंदर जो ज़ामियन की क्यूट बेटी थी ज़ाओज़ाओ, ये वही है और अब वो बड़ी हो चुकी थी। क्योंकि बाहर की तरफ आती है यहाँ पर सबसे पहले मास्टर डियाब्लो और ज़ामियन दोनों को ग्रीट करती है। दूसरी तरफ ज़ामियन ज़ाओज़ाओ को देखते हुए कहता है कि ज़ाओज़ाओ तुमने तो अपनी मॉम से प्रॉमिस किया था कि जब तक तुम्हारा लेवल ब्रेक थ्रू नहीं हो जाता तुम सॉल्यूशन से बाहर नहीं आओगी। तो सुनकर तो ज़ाओज़ाओ मुंह बनाते हुए कहती है कि हर वक्त कल्चरेशन करते हुए बस सिर्फ लेवल पर लेवल ब्रेक थ्रू करना, फिर इसमें क्या ही मजा है, ये काम काफी बोरिंग है और मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं इतनी सारी कल्चरेशन क्या करूंगी क्या। ये सब बोलते हुए ज़ाओज़ाओ फिर से मास्टर डियाब्लो के पास आते हुए कहती है कि ग्रैंड मास्टर मैंने सही कहा ना। जिस पर मास्टर डियाब्लो बेचारा आखिर क्या ही कहता है। दूसरी तरफ ज़ाओज़ाओ मास्टर डियाब्लो को पंसाते हुए कहती है कि ग्रैंड मास्टर आपने मुझसे पिछली बार एक हेवनली स्पिरिचुअल एलेक्सर का प्रॉमिस किया था, तो बताइए कि आखिर वो कहां पर है। इस पर दूसरी तरफ ज़ामियन ज़ाओज़ाओ को डांटते हुए कहता है कि जरा तमीज से, वो तुमसे बड़े हैं तो रिस्पेक्टफुली पेश आओ। ये सुनकर तो ज़ाओज़ाओ थोड़ी सी उदास हो गई थी और उसका मुंह बन गया। मास्टर डियाब्लो भी उसके ये चेहरा देखकर कहते हैं कि ज़ाओज़ाओ तुम हमेशा से एक बच्ची हो और बच्ची ही रहोगी। और खैर अब वो यहाँ से भागना चाहते थे, इसलिए जाते जाते भी वो ज़ामियन से कहते हैं कि ज़ामियन तुम चाहे जो मर्जी कदम उठाओ, बस इस बात का ख्याल रखना कि तुम किसी की जान में ना फंस जाओ। और ये कहती मास्टर डियाब्लो फौरन वहाँ से गायब होकर चले गए। ये देखकर तो ज़ाओज़ाओ मुंह बनाते हुए फादर से सवाल करके पूछती है कि आखिर ये ग्रैंड मास्टर जब भी मुझे देखते हैं तो ये भागकर क्यों चले जाते हैं। जिस पर ज़ामियन हंसते हुए कहता है कि उनके पास जो कुछ भी है वो सब कुछ तो तुमने उनसे ले लिया है। जब भी तुम उनके पास आती हो कुछ न कुछ मांगती ही रहती हो, तो आखिर तुम्हें देखकर भागी क्यों ना। जिस पर ज़ाओज़ाओ भी क्यूट एक्टिंग करते हुए कहती है कि इतनी कंजूसी आखिर किस काम की, वैसे भी उनका जो कुछ भी है वो मेरा ही तो है, वो ये चीजें और किसके लिए बचा रहे होंगे। अब ये सब बोलते हुए ज़ाओज़ाओ फौरन से अपने फादर के पास भी आ गई थी और वो फादर से सवाल करते हुए पूछती है कि वैसे आप ग्रैंड मास्टर से किस बारे में बातें कर रहे थे। जिस पर ज़ामियन ज़ाओज़ाओ को बताता है कि मैं ग्रैंड मास्टर से इसी बारे में बात कर रहा था कि मैं तुम्हें एक जबरदस्त से मजेदार मिशन पर भेजने वाला हूँ। ये सुनकर तो ज़ाओज़ाओ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वो तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी और मुझे लगता है कि शायद ज़ामियन उसे यही मिशन देगा कि कैसे उसे लुआ गॉड क्लैन की मदद करनी है। ज़ाओज़ाओ तो एक्साइटेड होते हुए कह रही थी कि अब कमाल के फादर हैं, आखिरकार मुझे अपनी स्किल्स कहीं पर तो दिखाने का फायदा होगा। तभी अचानक बैकग्राउंड में हमें यहाँ पर क्वीन मेडुसा की आवाज सुनाई देती है जो कि ज़ाओज़ाओ को डांटते हुए कह रही थी कि जब तक तुम सोवरेन लेवल में नहीं पहुंच जाती तब तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली और अगर तुमने मेरी बात ना सुनी तो तुम इन्फिनाइट रैन से अगले 3 साल तक बाहर नहीं जा पाओगी। जो सब सुनकर तो एक बार फिर से ज़ाओज़ाओ उदास हो जाती है और वो उदास होते हुए कहती है लेकिन ऑलमोस्ट मैं सोवरेन स्टेज तक तो पहुंच ही चुकी हूँ, अब तो मुझे कुछ मजेदार करने दो। दूसरी तरफ ज़ामियन ज़ाओज़ाओ को समझाते हुए कहता है कि तुम तो जानती ही हो कि तुम्हारी मॉम का गुस्सा कितना खतरनाक है। जिस पर ज़ाओज़ाओ मुंह बनाते हुए कहती है कि सिर्फ ज़ुनी मॉम ही मुझे सच में प्यार करती है, जबकि मेरी असली मॉम तो जब देखो उस पर गुस्सा करती रहती है। ये सब बोलते हुए ज़ाओज़ाओ वहाँ से चली गई जबकि ज़ामियन भी उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट कर वापस से हम नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के उस हंटिंग बैटल पर आ जाता है जहाँ पर हम सबसे पहले ली ज़ुआनटोंग और ब्रदर कैंगशेन को देखते हैं, जिन्हें इस बात के बारे में मालूम हो चुका था कि मुचिन ने कैसे ब्रदर याओ को जान से मार डाला है, जबकि बाकी के सारे डिसाइपल्स को भी मालूम हो जाता है कि ब्रदर याओ एक गद्दार था और इस वजह से मुचिन ने उसे जान से मार डाला। लेकिन अब सब लोगों को फिक्र भी हो रही थी कि आखिर 3 जनरल्स के साथ फाइट कौन करेगा, क्योंकि सुजुआन और जुवांग तो पहले ही एक स्पिरिट किंग के बीच के साथ फाइट करते इंजर हो चुके थे। मुलिन कहता है कि ली ज़ुआनटोंग और ब्रदर कैंगशेन के अलावा हमारे पास मुचिन भी मौजूद है, लेकिन मुचिन के पास तो भी काफी कम स्पिरिट क्रिस्टल्स थे जिसकी वजह से उसका रैंक भी कम था और अगर वो वक्त रहते टॉप 3 के अंदर इंटर नहीं हो पाया तो वो ब्रदर कैंगशेन और ली ज़ुआनटोंग की मदद नहीं कर सकता। जिसके बाद हंटिंग बैटल में जितने भी डिसाइपल्स हैं उन सबकी मेहनत जाया हो जाएगी, इनमें से किसी को भी स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट की ताकत नहीं मिलने वाली, क्योंकि नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के लिए जरूरी भी है क्योंकि जल्दी स्पिरिचुअल एकेडमी का कंपटीशन आने वाला है जिसमें 5 मेजर एकेडमीज आपस में बैटल करेंगे और उसके लिए अगर नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी वाले कमजोर हुए तो वो लोग आखिर उस कंपटीशन में कैसे जीतेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि काउंसिल चेंबर से डीन क्लाइकेंग और बाकी के सारे एल्डर्स भी ये सब होते हुए देख रहे थे और वो भी इसी बारे में बात कर रहे हैं। जहाँ एल्डर सुजियान तो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और वो गुस्सा तो कह रहा था कि होली सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी ने ये अच्छा नहीं किया, हमें उनसे इस बारे में जस्टिफिकेशन लेनी चाहिए। जिस पर मास्टर मुयो मना करते हुए कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं, एल्डर मुयो असल में पेनल्टी हाल के हाल मास्टर थे और वो यहाँ पर एल्डर सुजियान से कह रहे थे कि इसका कोई भी फायदा नहीं होगा, अगर हमें हियाओ को जिंदा भी पकड़ लिया होता और वो गवाही भी देता उनके खिलाफ तब भी वो इस बात को कबूल ना करते, पर अब तो हियाओ मर भी चुका है, हमारे पास कोई सबूत भी नहीं, तो आखिर इस बात को क्यों ही एक्सेप्ट करेंगे। जिस पर एल्डर सुजियान गुस्सा होते हुए कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि हम लोग हाथ पर हाथ रखे डरे बैठे रहे। जिस पर मास्टर मुयो जवाब देते हुए कहता है कि यही तो इस दुनिया का दस्तूर है, सिर्फ ताकत ही असली कानून है, कोई भी रूल्स या रीजन मायने नहीं रखते, जब तक आप
ताकतवर हो। एल्डर सुटियन भी जानता रहा कि वो बिल्कुल सही कह रहा है। बाकी के एल्डर्स भी उससे एग्री करते थे और इसलिए वो सब लोग यहाँ डीन टाइकिंग से बात करते हुए कहते हैं कि हमारे डिसाइपल्स को भी खुद को ताकतवर करना होगा, जिसके लिए उन लोगों के लिए स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट इसके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। इसके बगैर हम लोग अगले स्पिरिचुअल एकेडमीज कंपटीशन के दरमियान टॉप 3 में नहीं आ पाएंगे और हमसे 5 मेजर एकेडमीज का टाइटल छीन लिया जाएगा। इस पर एल्डर सुटियन कहता है कि जुवांग और मिस सुजुआन पहले ही इंजर्ड हो चुके हैं, जबकि हियाओ मारा जा चुका है। हम लोगों की आखिरी उम्मीद सिर्फ मुचेन है। इस पर वहीं पर मौजूद एक एल्डर कहता है लेकिन अभी मुचेन के पास उतने स्पिरिट क्रिस्टल्स नहीं कि वो 3 जनरल्स को फाइट करने के लिए चैलेंज कर सके, या तो हमें रूल्स में थोड़े बहुत चेंज करने होंगे। जिस पर डीन टाइकिंग मना करते हुए कहता है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, इस कंपटीशन के रूल्स को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जा सकता, यही यहाँ का कानून है। जिस पर तो एल्डर सुटियन भी मुंह पकड़ते हुए कह रहा था कि तुम हमेशा जिद्दी थे और जिद्दी ही रहोगे। दूसरी तरफ डीन टाइकिंग बताता है कि पिछले हजारों साल से ये स्पिरिचुअल नॉर्थ एंड हेवन एकेडमी यहाँ पर है और कभी भी किसी के लिए हमने अपने रूल्स को चेंज नहीं किया। आगे भी ये रूल्स किसी के लिए नहीं बदले जाएंगे। मैं जानता हूँ कि हमारे डिसाइपल्स के लिए ये जरूरी है। मुझे इनको अपने लिए ये अपॉर्चुनिटी खुद ही हासिल करनी होगी। अब सिर्फ किस्मत ही डिसाइड करेगी कि आगे क्या होने वाला है। जिस पर तो वहाँ पर मुझे सारे के सारे एल्डर्स निराश हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह से तो किसी को भी स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट नहीं मिलेगी। उन्हें नहीं लगता था कि मुझे इस अपॉर्चुनिटी को हासिल कर पाएगा, मगर तभी अचानक इन्हें वहाँ पर एक और एल्डर की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर मौजूद तो नहीं था, लेकिन वो इनसे कहता है कि तुम लोग मुझे को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। ये आवाज सुनते ही हम लोगों को यहाँ पर कुछ महीनों पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मुझे थंडर रैम में कल्ट्रेशन प्रैक्टिस कर रहा था और एक बुढ़ा एल्डर उससे ये कल्ट्रेशन करता हुआ देख रहा था, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो थंडर को कंट्रोल करते उसकी कल्ट्रेशन में मदद कर रहा है। और ये बुढ़ा एल्डर कौन है ये हमें नहीं बताया जाता। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से स्पिरिचुअल लाइट एल में आ गया, जहाँ पर हम देखते हैं कि मुचिन ने मिस लूली को ऑलरेडी एंटीडोट दे दिया था, साथ ही साथ वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उसे हील करने की भी कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ मिस लूली कह रही थी कि अब मैं समझ चुकी हूँ कि ब्रदर या आखिर तुम्हें क्यों ढूंढ रहा था, क्योंकि उसे जिसवान ने तुम्हें मारने की सिफारिश दी थी। जिस पर मुचिन जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, एक बार स्पिरिचुअल एकेडमीज का कंपटीशन शुरू हो जाए उसके बाद मैं जिसवान के साथ अपना सारा के सारा हिसाब चुकता कर लूंगा। ये सब बोलते हुए मुचिन ने यहाँ पर मिस लूली को पूरी तरीके से ठीक कर दिया था। मुचिन उससे कहता है कि तुम्हारी बॉडी से सारा पॉइजन खत्म हो गया, अब तुम कैसा फील कर रही हो। जिस पर मिस लूली जवाब देते हुए कहती है कि मैं अच्छा फील कर रही हूँ, साथ ही साथ मुझे स्पिरिचुअल लाइन में तुम्हारे साथ गुजारे हुए वो दिन याद आ गए, तब भी तुम मेरा ऐसे ही ख्याल रखते थे। जिस पर मुचिन उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि हाँ बस सिर्फ इतना फर्क है कि तब तुम मुझे जान से मारना चाहती थी। इस पर मिस लूली मुस्कुराते हुए कहती है कि तब के टाइम मुझे लगता था कि अगर मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स आ गई मैं अपने कल्ट्रेशन के रास्ते से भटक जाऊंगी और मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहती थी। जिस पर मुचिन उसे दोबारा से टीज करते हुए कहता है क्यों मेरी जान, अब तुम क्या डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रही, अभी तो तुम्हारे मन में मेरे लिए फीलिंग्स है। ये सब वो प्यार से बोल रहा था। जिस पर मिस लूली भी कहती है कि तुम हमेशा मुझे चिढ़ाते रहते हो। जो सब बोलते हुए मिस लूली यहाँ पर अपने स्पिरिट वैल्यू कार्ड के अंदर देखती है कि मुचिन का तो स्पिरिट क्रिस्टल रैंकिंग में 15 रैंक था और वो ये देखकर परेशान होने लगी। जिस पर मुचिन कहता है कि फिक्र मत करो, मैं जल्दी टॉप 3 में आ जाऊंगा। लेकिन मिस लूली उससे बताती है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मुचिन जवाब देते हुए कहता है कि मुझे ज्यादा समय की जरूरत भी नहीं, बस मुझे सिर्फ एक मुश्किल काम करना होगा। मिस लूली समझ गई थी कि मुचिन एक स्पिरिट किंग लेवल के बीस्ट को मारना चाहता है, जो कि एक हेवनली कंप्लीटेशन स्टेज के पीक लेवल जितना ताकतवर होता है। इवन कि स्पिरिट किंग लेवल के बीस्ट को तो मिस सुजुआन और जुहुआंग दोनों मिलकर भी नहीं मार पाए थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ एक स्पिरिट किंग बीच पर आ जाता है, जो कि दो डिसाइपल्स पर हमले कर रहा था, एक मिस साउथी और दूसरा ब्रदर मू फेंग था। ये दोनों भी यहाँ पर इसी प्लानिंग के साथ आए थे कि हम स्पिरिट किंग बीच को हरा देंगे और इस तरह जल्दी से टॉप 3 में पहुंच जाएंगे। मगर ये स्पिरिट किंग बीच तो काफी ज्यादा डेंजरस था और वो दोनों चाहकर भी इसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, उल्टा उन दोनों की जान जाने वाली थी। फिर तभी अचानक यहाँ पर मुचिन और मिस लूली भी पहुंच गई, चुके उन दोनों डिसाइपल्स को संभालते हुए यहाँ पर उन्हें साइड पर लाते हुए कहती है कि तुम दोनों यहीं पर रुककर आराम करो, हम दोनों तब तक स्पिरिट किंग बीच को देख कर आते हैं। जिस पर मिस साउथ उन्हें मना करते हुए कहती है कि हम भी इसी प्लानिंग के साथ यहाँ पर आए थे, लेकिन ये स्पिरिट किंग लेवल का बीस्ट कम से कम भी कंप्लीटेशन हेवन स्टेज के पीक पर होगा, तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए बेहतर ये होगा कि इस आइडिया को छोड़ दो। हम दोनों भी मरते मरते बचे हैं। जिस पर मुचिन मुस्कुराते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, हम दोनों जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। ये बोलते हुए मिस लूली और मुचिन यहाँ पर उसी स्पिरिट किंग बीस्ट की तरफ बढ़ने लगे, जो कि केव के बाहर गार्डियन की तरह खड़ा था और वो इन दोनों को देखते ही गुस्से के साथ दौड़ने लगता है, जिसके दौड़ने का प्रेशर काफी ज्यादा खतरनाक था। मिस लूली तो स्पिरिट किंग बीस्ट की तरफ देखते हुए कहती है कि ये तो ब्रदर याओ से भी काफी ज्यादा खतरनाक है, आखिर हम इसका मुकाबला कैसे करेंगे। जिस पर मुचिन जवाब देते हुए कहता है कि मैंने सिर्फ थंडर रेल में थंडर बॉडी ही हासिल नहीं की, मैंने वहाँ पर अपना लेवल भी ब्रेक थ्रू किया है, जिसकी वजह से मैं अब हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन के अर्ली लेवल पर पहुंच चुका हूँ। हम दोनों जरूर जीतेंगे, तुम बस सिर्फ भरोसा रखो। ये कहती ये दोनों तेजी से उस स्पिरिट किंग बीस्ट की तरफ भागने लगे, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो स्पिरिट किंग बीस्ट भी ये देखकर फौरन कुछ चट्टानों को बाहर की तरफ फेंकाते इनकी तरफ थ्रो करना शुरू कर चुका, जिन्हें ये दोनों डॉज कर रहे थे। इवन कि मुझे अपने सल्लू और डेथ वायर टेक्निक का इस्तेमाल करते उस बीस्ट पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो जमीन के अंदर से कुछ चट्टानों को निकालते उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। जो देखकर तुम्हें स्लोली फौरन से अपनी तलवार को बाहर की तरफ निकालते उस चट्टान को तोड़ देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मुझे ने भी अपने स्पीयर को बाहर की तरफ निकाल लिया था और ये दोनों ही अपने अपने वेपन के साथ स्पिरिट बीस्ट किंग पर हमला कर देते हैं, लेकिन मुझे देखता है कि इनके वेपन्स का तो उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा। उसकी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रांग थी, साथ ही साथ
वो अपने हाथों को यहाँ पर नाइफ क्रिस्टल्स की तरह कन्वर्ट करते हुए पीछे से मुचेनो मिस लूली पर अटैक करना शुरू कर चुका, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी रफ्तार भी बहुत ही ज्यादा तेज है। जो सब देखते हुए मिस लूली हैरान होते हुए कह रही थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इस बीच की बॉडी इतनी सारा वजनी है लेकिन फिर भी ये इतना सारा तेज कैसे हो सकता है। हम देखते हैं कि वो मिस लूली को चोट पहुंचाने वाला था, तभी मुचेनो अपने स्पिरिचुअल वाइस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर एक चट्टान को पकड़ते हुए पीछे के साथ उस बीच की तरफ थ्रो कर देता है, जो अटैक सीधे जाकर उस स्पिरिट बीस्ट किंग की बॉडी पर जा टकराया था और वहाँ चारों तरफ धुआं हो गया। मुझे भी इसी मौके का फायदा उठाकर लूली का फौरन वहाँ से बाहर निकाल लेता है, मगर नीचे की तरफ हम देखते हैं कि उस स्पिरिट किंग बीस्ट को कुछ भी नहीं हुआ था, उल्टा वो अपने लेजर बीम से इन दोनों पर हमले करने लगा। फिर ये दोनों डॉज करते वहाँ से थोड़ा दूर आकर एक चट्टान के पीछे सांस लेने के लिए छुप गए थे, मगर यहाँ पर मुझे देखता है कि वो स्पिरिट किंग बीस्ट इन लोगों को फॉलो करते इनके पीछे नहीं आ रहा बल्कि वो वापस से अपनी कीव की तरफ चला गया, जिस पर मुझे को लगता है कि यकीनन इस कीव के अंदर कई सारे स्पिरिट क्रिस्टल्स होंगे जिन्हें ये स्पिरिट किंग बीस्ट गार्ड कर रहा है और इस वजह से हमारे पीछे नहीं आ रहा। मिस लूली कहती है लेकिन ये काफी सारे चला के आखिर हम अंदर जाएंगे कैसे? मुझे जवाब देते हुए कहता है कि मेरे पास एक प्लान है और इसी के साथ हम देखते हैं कि मिस लूली और मुझे एक बार फिर से स्पिरिट किंग बीस्ट की तरफ बढ़ने लगे, जो देखकर तो स्पिरिट किंग बीस्ट एक बार फिर से भड़क गया और वो इन पर हमला करना शुरू कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस लूली ने उसे खुद के साथ उलझा दिया था, जबकि मुझे उसी मौके का फायदा उठाते हुए फिर से यहाँ पर उस कीव की दोनों साइड पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जो कहने के बाद मुझे जंप करते हुए फिर से यहाँ पीछे वापस से मिस लूली के पास आ गया था और वो इशारा करते हुए कहता है कि अभी हमें इस कीव के अंदर जाना होगा, जो सुनकर हम देखते हैं कि लूली और मुझे दोनों ही पीछे से कीव के ओपनिंग की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो स्पिरिट बीस्ट किंग भी फिर से इनके सामने आकर इनका रास्ता रोक लेता है, जहाँ उसने अपने लेजर बीम अटैक को चार्ज करके फिर से इन पर हमला कर दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि मुझे और मिस लूली फिर से जंप करते उस अटैक को डॉज कर चुके और मुझे भी यहाँ पर इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वो फिर से अपने फॉर्मेशंस की वाइंस को एक्टिवेट करके यहाँ पर मिस लूली और खुद को दोनों को जकड़ते हुए पीछे के साथ उस केव के अंदर थ्रो कर चुका, ये सब कुछ इतने पीछे के साथ हुआ कि उस स्पिरिट किंग बीस्ट को मौका ही नहीं मिला और वो गुस्से के साथ दौड़ने लगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ केव के अंदर आ जाता है, जहाँ पर मिस लूली और मुझे पहुंच गए थे और वो अंदर की तरफ आते हुए दिखता है कि वहाँ पर तो ट्रेशर्स की भरमार थी, कई सारे स्पिरिट क्रिस्टल्स वहाँ पर मौजूद थे, जो सब देखते हुए मुझे कहता है कि मैं समझा कि आखिर वो स्पिरिट किंग बीस्ट दरवाजे से हिल क्यों नहीं रहा था। मिस लूली भी खुश होते हुए मुझे से कहती है कि इतने सारे स्पिरिट क्रिस्टल्स के साथ तो तुम आसानी से टॉप 3 में पहुंच जाओगे और 3 जनरल्स को फाइट करने के लिए चैलेंज कर पाओगे, जिस पर मुझे भी हमें जवाब देता है, मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि वो स्पिरिट किंग बीस्ट भी फिर से केव के अंदर आ चुका था, जहाँ वो गुस्से के साथ दौड़ने लगा, जैसे कि वो कहना चाह रहा हो कि मैं तुम दोनों को जान से मार डालूंगा। ये सब कहते हुए फिर से यहाँ पर अपने क्रिस्टल स्पाइक्स को समन करते हुए इन दोनों पर हमले करने लगा, जहाँ पर हम देखते हैं कि मुझे मिस लूली से कहता है कि तुम स्पिरिट क्रिस्टल्स को एब्सॉर्ब करो, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा स्पिरिट क्रिस्टल्स इकट्ठा करने हैं, तब तक मैं इसे अपने साथ उलझा कर रखने की कोशिश करूंगा। जो सुनकर मिस लूली बिल्कुल ऐसे कहती है, वो वहाँ पर मुझे स्पिरिट क्रिस्टल को तेजी के साथ इकट्ठा कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ मुझे भी अपने स्पेयर का इस्तेमाल करते स्पिरिट किंग बीस्ट के साथ फाइट कर रहा था, मगर जैसे उस बीस्ट की नजर मिस लूली पर पड़ी कि वो उसके स्पिरिट क्रिस्टल्स ले रही है, तो वो गुस्से के साथ दोबारा से उसी की तरफ बढ़ चला, जहाँ वो उस पर हमला करने की कोशिश करता है, जो देखकर तो मुझे बीच में कूदते हुए यहाँ पर अपने स्पेयर का इस्तेमाल करते उस बीस्ट को मिस लूली से दूर कर देता है और वो उसे दोबारा अपने साथ लड़ने के लिए मजबूर करने लगा, ताकि वो मिस लूली को ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पिरिट क्रिस्टल्स इकट्ठा करने के लिए दे सके। इस फाइट की वजह से हम देखते हैं कि मुझे थोड़ा बहुत इंजर्ड हो जाता है, जो देखकर मिस लूली फिर से मुझे के पास आ गई और वो मुझे के साथ सीरियस होकर स्पिरिट किंग बीस्ट पर हमला करने वाली है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों अपने अपने वेपन्स का इस्तेमाल करके पावरफुल स्लैश अटैक के साथ फौरन उस स्पिरिट किंग बीस्ट को तोड़ देते हैं, जो कहते हैं मुझे मिस लूली से कहता है कि अब जल्दी से यहाँ के स्पिरिट क्रिस्टल्स इकट्ठा करो और ये दोनों बिल्कुल ऐसे करने के लिए शुरू हो गए थे, मगर पीछे की तरफ हम देखते हैं कि वो स्पिरिट किंग बीस्ट यहाँ के स्पिरिट क्रिस्टल्स की एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हुए खुद को दोबारा से ठीक करने लगा था, जो देखकर तो मुझे भी परेशान होते हुए कहता है कि इसके पास तो रिकवरी पावर्स है। मिस लूली भी उसकी ये बात सुनकर कहती है कि हमने काफी क्रिस्टल्स हासिल कर लिए, हमारा काम हो चुका, अब हमें यहाँ से भागना होगा। मुझे भी उसकी बात से एग्री करता था और ये दोनों उस केव से बाहर की तरफ भागने की कोशिश करने लगे, मगर हम देखते हैं कि अब तो स्पिरिट बीस्ट किंग के गुस्से का पारा हाई हो चुका था, जो कि इन दोनों को अब जिंदा जाने नहीं देना चाहता। हम देखते हैं कि वो स्पिरिट बीस्ट किंग पीछे के साथ मूव करते हुए फिर से मुचिन की साइड पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने स्पाइक क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों पर अटैक्स करना शुरू कर चुका और साथ ही साथ दोनों अटैक के धुएं का इस्तेमाल करते हुए फिर से मिस लूली के सामने आ जाता है, जहाँ पर इससे पहले कि वो मिस लूली को इंजर कर पाता तभी अचानक मुचिन मिस लूली को बचाने के लिए फिर से उसके सामने आ जाता है, जिसकी वजह से वो पावरफुल अटैक यहाँ मुचिन को हिट कर गया और इसकी वजह से उस गेम में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जो कि पूरे के पूरे हंटिंग बैटल ग्राउंड में सुनाई दिया, जो कि ब्रदर ली जुआनटोंग और ब्रदर केंगशिन ने भी सुन लिया था और वो जानना चाहते थे कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है। पीछे की तरफ गेम में हम देखते हैं कि मुचिन उस लास्ट अटैक से बच गया था, जहाँ पर वो मिस लूली से कहता है कि हम दोनों यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं, ये स्पिरिट किंग बीस्ट हमें यहाँ से जाने नहीं देगा, जिस पर मिस लूली कहती है फिर तो हम दोनों को मिलकर इसे पूरी तरीके से खत्म करना चाहिए, अब चूंकि दूसरा कोई ऑप्शन बचा ही नहीं तो हमें ये करना होगा, जिस पर मुचिन भी एग्री हो गया था और हम देखते हैं कि ये दोनों तीसरे से पीछे की तरफ पलटते हुए स्पिरिट किंग बीस्ट पर हमला करने लगे, जहाँ पर इन तीनों के दरमियान एक कमाल की आइकॉनिक फाइट हो रही थी। ये फाइट काफी ज्यादा फास्ट है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मुचिन और मिस लूली दोनों एक दूसरे का ख्याल भी रख रहे थे, मुचिन मिस लूली को मरने से बचा रहा था और मिस लूली यहाँ पर मुचिन को अटैक से हिट होने से बचा रही थी, सिचुएशन काफी ज्यादा खराब थी। मुचिन ये सब देखकर गुस्से में आ गया और वो फिर से अपने डैगर का इस्तेमाल करते हुए स्पिरिट किंग बीस्ट को हिट करते हुए पीछे
तरफ चट्टानों पर दे मारता है। जो सब कहते हैं हम देखते हैं कि मुचन फौरन से अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए स्पिरिट शील्ड्स बनाना शुरू कर देता है। मिस लूली उसे देखते हुए समझ गई थी कि मुचन यकीनन डीमन लोटस स्पिरिट फ्लाइंग फॉर्मेशन बना रहा होगा। इसलिए मिस लूली का काम था कि वो यहाँ पर स्पिरिट बीस्ट किंग को अपने साथ उलझा कर रखे ताकि मुचन को टाइम मिल सके। साथ ही साथ उसे मुचन को प्रोटेक्ट भी करना होगा। ये सब जब चल रहा था तभी अचानक वहाँ पर ली जुआनटोंग और ब्रदर टेंशन भी पहुँच गया था, जहाँ पर ली जुआनटोंग तो मिस लूली को मुश्किल में देखकर परेशान होते उसकी मदद करने के लिए आगे की तरफ जाने लगा। लेकिन ब्रदर टेंशन उसे बीच में आने से मना करता है कि कहीं मुचन और मिस लूली डिस्टर्ब ना हो जाए। उन्हें अपना काम करने दो, क्योंकि ब्रदर टेंशन को मुचन पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बीच चुके मिस लूली के साथ फाइट कर रहा था। अचानक से उसकी नजर मुचन पर पड़ गई, जिसे देखकर उसे समझ आ गया कि मुचन मेरे लिए ज्यादा बड़ा खतरा है। इसलिए हम देखते हैं कि वो मुचन को मारने के लिए तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर मिस लूली उसके पहले हमले को ब्लॉक करने के लिए तो अपने स्लैश अटैक का इस्तेमाल कर दिया, मगर हम देखते हैं कि उसका सेकंड अटैक अभी यहाँ पर मुचन को हिट करने वाला था। जो देखकर तो मिस लूली मुचन का नाम जोरों के साथ चिल्लाती है, मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुचन ने वहाँ पर फौरन से इंस्टेंट स्पिरिचुअल फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया, जिसमें एक ही झटके में वहाँ पर कई सारे छोटे फॉर्मेशंस एक्टिवेट हो चुके थे और वो सारे के सारे स्पिरिट किंग बीस्ट पर हमला कर देते हैं। इन इंस्टेंट स्पिरिचुअल फॉर्मेशंस को देखकर तो मिस लूली भी सरप्राइज हो गई थी। और दोस्तों मुझे लगता है कि पिछली बार मुचन को जो एक ऑक्शन के अंदर स्पिरिचुअल फॉर्मेशन बॉल मिला था, मुचन यकीनन उस स्पिरिचुअल फॉर्मेशन बॉल का राज समझ चुका है। इसी वजह से मुचन यहाँ पर इंस्टेंट स्पिरिचुअल फॉर्मेशंस क्रिएट कर पाया, जिससे मुचन की जान तो बच गई थी। लेकिन वो स्पिरिट किंग बीस्ट गुस्से से लाल हो गया और वो अपने सबसे ज्यादा टेरिफाइंग अटैक यहाँ पर रेडी करना शुरू कर देता है, जिसका निशाना मुचन था। ये देखकर मिस लूली फौरन से मुचन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने आकर खड़ी हो गई। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस लूली ने अपने लुवर सोर्ड आर्ट के फर्स्ट फॉर्म लुवर रिवर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फौरन से यहाँ स्पिरिट किंग बीस्ट पर हमला बोल दिया, जिस पर दूसरी तरफ वो स्पिरिट किंग बीस्ट भी मिस लूली पर हमला बोल देता है और यहाँ पर इन दोनों के अटैक सीधे जाकर हवा में एक दूसरे से टकरा गए। यहाँ पर धीरे-धीरे करके उस बीस्ट का अटैक मिस लूली के अटैक पर भारी पड़ रहा है, मगर तभी अचानक पीछे की तरफ हम देखते हैं कि मुचन का आखिरकार फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका था। वो अपने डीमन लोटस स्पिरिट फ्लाइंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। जो देखकर तो ब्रदर ली जुआनटोंग कहने लगा कि क्या ये एक लेवल 4 की स्पिरिचुअल फॉर्मेशन है, जिस पर ब्रदर टेंशन जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, ये एक लेवल 5 की फॉर्मेशन है। और उसकी बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि तभी अचानक हम देखते हैं कि मुचन ने सिर्फ एक ही चुटकी मारी और हम देखते हैं कि वो डीमन लोटस स्पिरिट फ्लाइंग फॉर्मेशन 1 से कन्वर्ट होकर 2 में बदल गया, यानी कि मुचन एक लेवल 5 का स्पिरिचुअल फॉर्मेशन मास्टर बन चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस लूली खतरे में थी, इसलिए हम देखते हैं कि मुचन ने फौरन से अपने स्पिरिट फ्लाइंग फॉर्मेशन के दोनों ही फ्लावर्स का इस्तेमाल करके उस बीस्ट किंग पर हमला कर दिया, जिसके साथ मिस लूली का लुवर रिवर टेक्निक भी कंबाइन हो चुका था, जिसकी वजह से ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग हो चुकी थी और ये सीधे जाकर उस स्पिरिट किंग बीस्ट से टकरा जाती है। इस अटैक का इफेक्ट बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग था। ब्रदर टेंशन ये सब देखते हुए ली जुआनटोंग से कहता है कि लगता है कि फाइनल राउंड में मुचन हमारा साथ दे सकता है। उसने इतनी जल्दी लेवल 5 की फॉर्मेशन को बना लिया और लेवल 5 की फॉर्मेशन काफी ज्यादा खतरनाक होती है, जिसके सामने तो हेमली कंप्लीटेशन स्टेज के पीक लेवल का कल्टिवेटर भी नहीं टिक पाता और हम देखते हैं कि वो बीस्ट हारा गया। तो इसे हम देखते हैं कि पेनल्टी हाल के वो 3 गार्डियन भी ये ऑरा महसूस कर पा रहे थे और वो आपस में बात करते हुए कहते हैं कि लगता है कि इस बार के चैलेंजेस काफी सारे इंटरेस्टिंग हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ में सूलिंगर से शुरू होती है, जिससे मालूम हो चुका था कि मुचन स्पिरिट क्रिस्टल रैंकिंग में टॉप 3 में पहुंच चुका था। वो ये देखकर खुश होते हुए फौरन से अपनी बड़ी बहन सुजुआन के पास आते हुए कहती है कि सिस्टर आखिर अब आप कैसी हो, जिस पर मिस सुजुआन जवाब देते हुए कहती है कि अब मेरी इंजरीज बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ मिस सूलिंगर उसे बताती है कि देखो अब आपको ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुचन भी टॉप 3 में पहुंच चुका है। जो सुनकर तो मिस सुजुआन भी काफी खुश हो गई थी। उसे उम्मीद मिल चुकी थी कि अब मुचन की मदद से हम लोग स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट को हासिल कर सकते हैं, जिस पर मिस सूलिंगर भी कहने लगी कि हाँ ये बहुत अच्छा हो जाएगा अगर मुचन और बाकी दोनों ने मिलकर यहाँ पेनल्टी हाल के 3 जनरल्स को हरा दिया। साथ ही हम देखते हैं कि बाकी के डिसाइपल्स को भी इस बारे में मालूम हो चुका था कि मुचन ने 3rd पोजीशन हासिल कर ली है, जिसका मतलब कि वो फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाइड था और वो ये जानकर काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। सब लोग इसी बारे में बात कर रहे हैं, जबकि मिस रैन भी यहाँ पर ब्रदर टेंशन को याद करते हुए कह रही थी कि बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से उसी केव में आ जाता है, जहाँ पर मुचन और मिस लूली ने मिलकर एक स्पिरिट किंग बीस्ट को जान से मारा था, जहाँ पर ब्रदर टेंशन मुचन के पास आकर सबसे पहले तो उसे कांग्रेचुलेशन बोलता है, क्योंकि मुचन ने स्पिरिट किंग बीस्ट को जान से मारकर पेनल्टी हाल के 3 जनरल्स के साथ फाइट करने के लिए खुद को क्वालीफाई कर लिया था। तभी अचानक वहाँ पर मुझे ली जुआनटोंग यहाँ पर मुचन से कहता है लेकिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, वो भी अकेले में, सिर्फ तुम दोनों से, तो चलो मेरे साथ आओ। जो सुनकर ब्रदर टेंशन और मुचन उसके पीछे बाहर की तरफ चले गए थे। जहाँ बाहर आने के बाद ब्रदर टेंशन मुचन को बता रहा था कि मुचन बेशक तुम फाइनल राउंड के लिए क्वालीफाई तो कर चुके हो और तुम्हारा मुकाबला पेनल्टी हाल के 3 जनरल्स के साथ होगा, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वो तीनों नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के लाइट वॉरियर्स हैं। जो बोलते हुए वो उनके इंट्रोडक्शन करवाते हुए सबसे पहले ब्रदर गुड यानियन के बारे में बताता है, जो कि फर्स्ट जनरल था और वो हेवनली कंप्लीटेशन स्टेज के अर्ली लेवल का कल्टीवेटर है। लेकिन पूरे के पूरे नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी में गुड यानियन को एक बैटल मैनियक के नाम से जाना जाता है, यानी कि उसे लड़ना काफी सारा पसंद था। उसके पास हेवनली फ्लेम डिवाइन आर्ट है, जो टेक्निक उससे काफी सारा खतरनाक बना देती है। इसके बाद वो सेकंड जनरल के बारे में बताने लगा, जिसका नाम है ब्रदर किंग शेंग, जिसके पास ग्रेट 1000 वर्ड की एक बहुत ही ज्यादा रेयर इनविंसिबल डिवाइन आर्ट टेक्निक है। वो भी हेवनली कंप्लीटेशन के अर्ली स्टेज का कल्टीवेटर था, लेकिन आज तक हिस्ट्री में कोई भी उसके सेम लेवल का
नहीं हरा पाया। और आखिर में आता है इन दोनों से ज्यादा ताकतवर सीनियर लिन सेंग, जो कि हेवनली कंप्लीटेशन के मिड स्टेज का कल्टिवेटर है और एक टाइम पर वो हेवनली रैंकिंग लिस्ट का नंबर 1 जीनियस हुआ करता था। ये सब बताने के बाद ब्रदर कैंगसिंग ली स्वानटोंग की तरफ देखते हुए मुझे इनको कहता है कि हम दोनों मिलकर भी बहुत ही मुश्किल के साथ शायद इन तीनों का मुकाबला कर पाए, लेकिन जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुम्हारा कल्टिवेशन हम दोनों से काफी ज्यादा लो है, इसलिए तुम तो उनके सामने टिक नहीं पाओगे। वैसे नॉर्मल सिचुएशन में हम बिल्कुल भी कोई ऑब्जेक्शन ना करते, लेकिन तुम जानते हो कि इस बार का स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट हासिल करना हमारी एकेडमी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जल्दी स्पिरिचुअल एकेडमी कंपटीशन आने वाला है और उसमें हमारी एकेडमी को अच्छा परफॉर्म करना होगा, जिसके लिए हमारे डिसाइपल्स को ताकतवर होना जरूरी है। ये सारी बातें सुनकर मुझे जवाब देते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर कैंगसिंग, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। लेकिन ब्रदर ली स्वानटोंग को मुझे पर भरोसा नहीं था। वो कहता है कि इस वक्त हम पर काफी प्रेशर है, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी ये पोजीशन सुजुआन को दे देनी चाहिए, क्योंकि तुम अभी भी एक फ्रेशमैन हो, तुम्हारी कल्टिवेशन काफी ज्यादा कम है और इस तरह अपनी पोजीशन को अपनी मर्जी से छोड़ना कोई बेइज्जती वाली बात नहीं। जो सुनकर तो दूसरी तरफ मुझे मना करते हुए कहता है कि ब्रदर याओ एक गद्दार था जिसे जी स्वान ने यहाँ पर भेजा था ताकि वो मुझे जान से मरवा सके, क्योंकि जी स्वान और मेरे दरमियान स्पिरिचुअल रोड में दुश्मनी आ चुकी थी। मैं स्पिरिचुअल एकेडमी कंपटीशन में उसका इंतजार करूंगा ताकि मैं उसके साथ अपना सारा हिसाब चुकता कर सकूं, इसलिए मुझे माफ कर देना, लेकिन इस फाइनल बैटल को मैं अपनी पूरी जान लगाकर लड़ूंगा अपने लिए और इस एकेडमी के लिए। ब्रदर कैंगसिंग भी मुझे इससे एग्री करता था, इसलिए वो ली स्वानटोंग को समझाते हुए कहता है कि मुझे ने ऑलरेडी काफी अच्छा परफॉर्म किया ब्रदर याओ को हराने में और स्पिरिट किंग बीस्ट को हराने में, इसलिए मुझे लगता है कि हमें मुझे इनको मौका देना चाहिए, जिस पर ली स्वानटोंग के पास भी कहने के लिए कोई जवाब नहीं रहता। इसके बाद ब्रदर कैंगसिंग यहाँ पर मुझे इनसे कोई जरूरी बात करने लगा, लेकिन वो क्या बात है फिलहाल हमें नहीं बताई जाती। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले गए और हम देखते हैं कि मुझे पीछे अकेले ही बैठकर अपनी थंडर बॉडी कल्टिवेशन शुरू कर देता है। इसी तरह काफी देर तक कल्टिवेशन करने के बाद मैं स्लोली यहाँ मुझे इनके पास आ गई थी और वो मुझे इनसे कहती है कि अगर तुम्हारी कल्टिवेशन हो गई हो तो तुम एक छोटा सा ब्रेक ले लो, यहीं पर पास में एक स्टूडेंट कैंप लगा है, क्यों ना हम उस स्टूडेंट कैंप जाकर एक वॉक कराएं। जिस पर तो मुझे भी एग्री हो गया था, क्योंकि कई दिन हो गए वो मैं स्लोली के साथ वॉक करने के लिए नहीं गया। और ये दोनों इसी तरह चलते चलते उस कैंप में आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि कई सारे स्टूडेंट्स ने स्टाल्स लगाए हुए थे ताकि उन्हें स्पिरिट क्रिस्टल्स मिल सके। यानी कि ये बिल्कुल सिंपल ट्रेड है, आप स्पिरिट क्रिस्टल या फिर स्पिरिट वैल्यू पॉइंट्स का इस्तेमाल करके यहाँ की चीजें खरीद सकते हो। इससे दोनों ही पार्टीज को फायदा होगा। जब तक फाइनल राउंड शुरू नहीं हो जाता तब तक वैसे इन लोगों के पास टाइम है। हम देखते हैं कि मिस लूली और मुचिन भी यहाँ पर आ चुके थे, जहाँ पर मिस लूली मुझे उससे कह रही थी कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे कंधों पर इस वक्त एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट हासिल करना भी काफी जरूरी है, क्योंकि तुमने स्पिरिचुअल रोड के एम्पावरमेंट को भी मिस कर दिया था। मैं तुम्हारे कामयाब होने के लिए दुआ करूंगी। यहाँ पर जब ये दोनों इसी तरह की बातें कर रहे थे तभी अचानक वहाँ के बाकी के डिसाइपल्स की नजर भी मुचिन पर पड़ गई, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर एक सेलिब्रिटी की तरह था, क्योंकि सब लोगों की उम्मीदें मुचिन से ही लगी हुई है। अगर मुचिन और बाकी के 2 वॉरियर्स से मिलकर 3 चैनल्स को हरा दिया तभी इनको स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट मिलेगी, वरना इन सब स्टूडेंट्स की मेहनत जाया हो जाएगी। मैं भी खाली हाथ नहीं जाना चाहता था, इसलिए मुझे उनसे कहता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, मैं इस फाइनल राउंड को जीतने के लिए अपनी पूरी चाल लगा दूंगा। ये सब कहते हुए वापस से स्लोली के पास भी आकर उससे कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ इस वक्त मुझसे बहुत लोगों ने उम्मीदें लगाई हुई है, लेकिन अगर ये जीत सिर्फ तुम्हारे लिए भी होती तभी मैं हर हाल में इस फाइनल बैटल को तुम्हारे लिए जीत कर ही रहता। जो सुनकर तुम्हें स्लोली को भी काफी अच्छा लगा, लेकिन अचानक उसकी बॉडी के अंदर मौजूद स्लोव सोर्ड ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया था, जैसे कि वो आसपास किसी एनर्जी को डिटेक्ट कर रही है। इस वजह से मैं स्लोली उस एनर्जी सोर्स को यहाँ वहाँ देखने लगती है। मुझे उससे सवाल करते हुए पूछता है कि क्यों, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। मैं स्लोली कोई जवाब नहीं देती, बल्कि वो वही पास में मौजूद एक स्टाल की तरफ बढ़ने लगी, जिसके ऊपर कई सारे क्रिस्टल्स पड़े हुए थे और उनमें से एक क्रिस्टल यहाँ में स्लोली को देखकर चमक रहा था। दूसरी तरफ स्टाल का ओनर तो यहाँ पर मुझे इनको देखकर खुश होते हुए कहता है कि देखो ये तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रेशमैन मुचन है। यहाँ पर मुझे तुम्हें काफी कमाल की चीजें मिलेगी, देखो अगर तुम्हें कुछ पसंद आता है कोई भी ऐसी चीज जो तुम्हें यहाँ पर पसंद आए, जो कि तुम्हें 3 चैनल्स को हराने में मदद करे, तुम वो ले सकते हो। हम देखते हैं कि मिस लूली ने यहाँ पर वो क्रिस्टल उठा लिया था, जो देखकर तो डिसाइपल फौरन से मिस लूली के पास आते हुए कहता है कि ये स्टोन ये बहुत ही ज्यादा कीमती है, आपकी नजर तो कमाल की है जो आपने स्टोन के अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज को डिटेक्ट कर लिया। ये स्टोन एंशिएंट टाइम का है जिसे मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ने ऑब्टेन किया था। असल में वो ये सारी बातें बस सिर्फ अपने से कह रहा है ताकि वो स्टोन की कीमत ज्यादा से ज्यादा लगा सके। मुझे भी जानता था कि वो ये सब क्यों कर रहा है, इसलिए उससे सवाल करते हुए पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि स्टोन की कीमत क्या है, क्योंकि उस डिसाइपल ने देख लिया था कि मिस लूली मुचिन की गर्लफ्रेंड है, तो उसे लग रहा था कि इसके पास तो बहुत सारा स्पिरिट वैल्यू पॉइंट्स होंगे, इसलिए वो बहुत बड़ी कीमत लगाते हुए कहता है कि इसकी सिर्फ 2 मिलियन वैल्यू पॉइंट्स। मुचिन तो 2 मिलियन वैल्यू पॉइंट्स का सुनते ही मिस लूली से कहता है कि चलो हम कहीं और जाकर देखते हैं, और ये कहती वो लूली को लेकर वहाँ से जाने लगा। जिस तरह से जाता हुआ देखकर वो डिसाइपल फौरन से अपने रेट को बदलते हुए कहता है कि अच्छा 1 मिलियन वैल्यू पॉइंट्स दे दो, अच्छा आधा मिलियन वैल्यू पॉइंट्स दे दो, अच्छा 2 लाख वैल्यू पॉइंट्स दे दो, प्लीज ये मेरी आखिरी वैल्यू है, मैं इससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकता। और ये कहते उसे मुझे इनके पैर पकड़ लिए थे और ये कीमत अभी भी काफी ज्यादा थी। वहाँ पर मुझे जितने भी डिसाइपल्स थे वो उसे डांटते हुए कह रहे थे कि ये तुम क्या कर रही हो, ये तो तुमने दिन दिहाड़े लूट बचा रखी है, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम मुझे से इतनी ज्यादा कीमत कैसे ले
सकते हो, मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुझे इसके लिए एग्री हो चुका था। बेशक ये स्टोन अभी काफी ज्यादा महंगा है, एटलीस्ट सब लोगों को तो यही लग रहा था। हालांकि ये स्टोन बहुत ही ज्यादा कीमती था, फिर भी मुझे इसे मिस लोली के लिए खरीद लेता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस लोली और मुझे दोनों अकेले एक खूबसूरत जगह पर आ चुके थे, जहाँ पर मिस लोली मुझे से कह रही थी कि तुम्हें तो मालूम भी नहीं था कि ये स्टोन क्या है, फिर भी तुमने इसे मेरे लिए 2 लाख वैल्यू पॉइंट्स का खरीद लिया। जिस पर मुझे जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मुझे लगा कि तुम्हें ये स्टोन चाहिए। बेशक मैं उसकी मनमर्जी की कीमत तो उसे नहीं दे सकता था, लेकिन तुम्हारे लिए इतना तो मैं कर सकता हूँ। जिस पर मिस लोली जवाब देते हुए कहती है कि 2 लाख स्पिरिट वैल्यू पॉइंट्स का भी ये स्टोन ज्यादा महंगा नहीं, बल्कि ये इसकी एक सही कीमत है। इसे डिवाइन फोर्जिंग स्टोन के नाम से जाना जाता है। जैसा कि तुम जानते हो कि मेरे पास लुआ डिवाइन सोर्ड है, जिस पर ग्रैंडपा ने 3 सील्स की लेयर लगाई हुई है। मैं इस डिवाइन फोर्जिंग सील का इस्तेमाल करके उसके पहले सील को ब्रेक थ्रू कर सकती हूँ, जिससे मेरी लुआ डिवाइन सोर्ड की असली ताकत अनलीश होगी। लेकिन जैसे जैसे मैं उन सील्स को ब्रेक थ्रू करके ऊपर जाऊंगी, वैसे मेरे लुआ गॉड क्लैन वापस जाने का समय भी नजदीक आता जाएगा, ताकि मैं वहाँ पर जाकर अपनी रिस्पांसिबिलिटीज को उठा सकूं। जो सब बोलते हैं, मिस लोली काफी ज्यादा उदास हो चुकी थी। मुझे इंफिनिट उसे हाथ से पकड़ते हुए गले लगाकर कहता है कि अब चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं तुमसे अलग नहीं होने वाला, बल्कि तुम्हारी फैमिली के जितना भी बर्डन है वो मिलकर मैं तुम्हारे साथ उठाऊंगा। बल्कि मैं खुद को जो इतना सारा ताकतवर कर रहा हूँ, उसका भी सिर्फ एक ही रीजन है, ताकि मैं हर वक्त तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। जो सब सुनकर मिस लोली को भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। इसके बाद वो मुझे से कहती है कि अच्छा ठीक है, फिर मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे और मुझे प्रोटेक्ट करोगे। जिस पर हम देखते हैं कि मुझे भी मुस्कुराते उसके साथ पिंकी प्रॉमिस करने लगा। इस पिंकी प्रॉमिस के बाद हम देखते हैं कि मिस लोली ने अपनी लुआ डिवाइन सोर्ड को बाहर की तरफ निकाल लिया। साथ ही साथ वो खुद से सवाल भी कर रही थी कि क्या मैं अपने लुआ गॉड क्लैन की जिम्मेदारियां उठाने के काबिल भी हूँ। ये सब बोलते हुए उसकी सोल यहाँ पर लुआ डिवाइन सोर्ड के अंदर आ चुकी थी, जहाँ उसे अपने सामने कुछ सीढ़ी और साथ ही साथ एक सील बैरियर दिखाई देता है, जो कि लुआ डिवाइन सोर्ड का पहला सील था और मिस लोली उसे तोड़ना चाहती थी। मिस लोली ने धीरे धीरे करके वो सीढ़ियां ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू कर दी। उसकी बॉडी पर काफी पावरफुल प्रेशर पड़ रहा था, लेकिन वो यहाँ पर इस प्रेशर को बर्दाश्त करते हुए धीरे धीरे चढ़ते हुए सील के सामने आ जाती है। जिस सील के सामने आती है, मिस लोली ने फौरन अपने पास से वही डिवाइन फोर्जिंग स्टोन बाहर निकाल लिया, जिसे अपने हाथ में बाहर की तरफ निकालते मिस लोली फौरन से जंप करके उसका इस्तेमाल करके सील को ब्रेक करना शुरू कर चुकी। जिस टकराव की वजह से यहाँ पर काफी खतरनाक एनर्जी अनलीश हो रही थी। मिस लोली को इस दौरान मुझे याद आ रहा था, जिससे उसे हिम्मत मिलती है। वो यहाँ पर अपना पूरा जोर लगाने लगी। साथ ही साथ वो कह रही थी कि सारी सील्स को ब्रेक करने के बाद ही मैं लुआ गॉड क्लैन के काबिल हो सकती हूँ और मुझे अपनी इस रिस्पांसिबिलिटी को पूरा करना ही होगा। जो सब बोलते हुए वो चिल्लाकर अपना पूरा जोर लगाती है और इसी वजह से हम देखते हैं कि मिस लोली यहाँ पर अपनी लुआ डिवाइन सोर्ड के पहले सील को ब्रेक करने में कामयाब हो पाई। इस पहले सील के ब्रेक होने की वजह से हम देखते हैं कि मिस लोली की सोर्ड में काफी ज्यादा खतरनाक पावर्स आ चुकी थी। साथ ही साथ ऊपर की तरफ कुछ और सीढ़ियां भी बन चुकी थी, जिसके सामने हमें दूसरा सील दिखाई दे रहा था। मिस लोली को भी ये देखकर काफी अच्छा महसूस हो रहा था। बाहर की तरफ हम देखते हैं कि मुचिन जो कि मिस लोली के पास ही खड़ा था, अचानक वो महसूस करता है कि मिस लोली की लुआ डिवाइन सोर्ड के अंदर से काफी टेरिफाइंग एनर्जी अनलीश हुई, जो देखकर मुचिन मिस लोली से कहता है कि सिर्फ एक सील को ब्रेक करने से ही तुम्हारी लुआ डिवाइन सोर्ड के अंदर से इतनी ज्यादा खतरनाक एनर्जी अनलीश हुई। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये लुआ डिवाइन सोर्ड अपने फुल स्ट्रेंथ पर कितनी ज्यादा खतरनाक होगी। जिस पर मिस लोली बताती है कि लुआ डिवाइन सोर्ड हमारे लुआ गॉड क्लैन का एक सीक्रेट आर्टिफैक्ट है। जिस पर मुचिन जवाब देते हुए कहता है कि असल में तुम भी काफी ज्यादा खास हो, इसी वजह से ये तलवार भी खास हो जाती है। वैसे अब क्या तुम मुझे कोई इनाम नहीं दोगी, क्योंकि मैं तुम्हारी इतनी ज्यादा मदद जो कर रहा हूँ। जो सुनकर मिस लोली यहाँ पर मुचिन के होंठों पर एक किस करके वहाँ से भागने लगी थी। इतनी छोटी किस से मुचिन का काम नहीं चलने वाला था। वो फौरन से मिस लोली का हाथ पकड़कर उसे धकेलते हुए एक दरख्त के पास ले आता है, जहाँ पर ये दोनों ही मदहोश हो चुके थे। मुचिन और मिस लोली दोनों ही धीरे धीरे से अपनी आंखें बंद करने लगे। साथ ही मुचिन ने अपने हाथ से यहाँ मिस लोली की कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया था। जो सीन बहुत ही ज्यादा रोमांटिक हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। इसी तरह ये रात काफी अच्छी गुजर जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि इस बैटल हंटिंग कंपटीशन का फाइनल राउंड होने वाला था, जिसे देखने के लिए सब लोग ही एक्साइटेड हैं। हम देखते हैं कि 3 जनरल्स के सामने ये तीनों आकर खड़े हो चुके थे, जहाँ सीनियर लिंसेंग तो यहाँ पर कैंगशन को देखते हुए कह रहा था कि कैंगशन तुमसे मिले काफी ऐसा हो गया। जिस पर ब्रदर कैंगशन जवाब देते हुए कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, हम लोग पास में कई बार लड़ चुके हैं, लेकिन हर बार वो फाइट ड्रा ही होती रही। अगर आपने अपनी मर्जी से हेवनली रैंकिंग को छोड़ा ना होता ताकि आप पेनल्टी हॉल को ज्वाइन कर सको, तो कभी भी मैं शायद हेवनली रैंकिंग लिस्ट के नंबर 1 पर ना पाता। जिस पर ब्रदर लिंसेंग मुस्कुराते हुए कहता है, फिर मुझे आज के दिन दिखा दो कि तुमने खुद को कितना इंप्रूव किया है। दूसरी तरफ ब्रदर गुडियन भी यहाँ पर लोगों से कहता है कि हम भी चाहते हैं कि हमारे एकेडमी के डिसिपल्स ताकतवर हो, लेकिन तुम जानते हो ना कि ये हमारी ड्यूटीज है और हमें तुम लोगों के साथ लड़ने के लिए अपनी पूरी जान लगानी होगी। हम तुम पर रहम नहीं कर सकते। जब ये सारी बातें कर रहा था, तभी ब्रदर कैंगशन यहाँ मुचिन की तरफ देखते हुए कहता है कि ये तुम्हारा ओपिनियन होगा, यानी कि मुचिन को गुडियन का मुकाबला करना है। लिज वांटन भी यहाँ पर सामने की तरफ आते हुए कह रहा था कि हमें भी एक अच्छी फाइट करनी है, फ्री में मिली हुई जीत मुझे भी पसंद नहीं। जिस पर ब्रदर कैंगशन सामने की तरफ आते हुए कहता है कि अच्छा, यानी कि तुम लिज वांटन हो, मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुन रखा है। जिस पर ब्रदर कैंगशन कहता है कि हमने भी आपके बारे में काफी कुछ सुन रखा है कि आपके सेम लेवल का कोई भी कल्टिवेटर आज तक आपको हरा नहीं पाया। आपकी इनविंसिबल डिवाइन आर्ट वाकई कमाल की है, तो क्या आज के दिन आप लिज वांटन के साथ फाइट करना चाहोगे? जिस पर ब्रदर कैंगशन सामने की तरफ जंप करते हुए अरीना में आकर लिज वांटन
नहीं करूंगा। मेरा मुकाबला तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर अगले 10 मूव के अंदर तुमने मुझ पर सिर्फ एक भी अटैक चल दिया जो मुझे हिट कर जाए तो तुम ऑटोमेटिकली विनर हो जाओगे। जिस पर ली जुआनटोंग कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट बन रहे हो। ये कहते हुए अपनी तलवार निकालकर ब्रदर किंग शिंग से कहता है कि मुझे अपने असली स्किल्स दिखाओ। लेकिन ब्रदर किंग शिंग तो अभी भी उसकी टांग खींच रहा था, जहाँ उससे कह रहा था कि तुम मुझ पर आखिर स्ट्राइक क्यों नहीं कर रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें डर लग रहा है। जिस पर ली जुआनटोंग अपनी तलवार को लेकर आगे की तरफ बढ़ते हुए ब्रदर किंग शिंग पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रदर किंग शिंग तो क्लोज में डिवाइड होते हुए यहाँ उसके अटैक्स को आसानी के साथ ब्लॉक कर रहा था। इस तरह से टोटल 3 अटैक हो चुके थे, लेकिन कोई भी अटैक ब्रदर किंग शिंग को हिट नहीं करा। इसलिए वो ली जुआनटोंग से कहने लगा कि तुम्हारे पास बस सिर्फ 7 स्ट्राइक्स बचे हैं। ये सुनकर ली जुआनटोंग ब्रदर किंग शिंग से कहने लगा फिर तो मुझे ऑल आउट जाना होगा, क्या तुम मुझे रोक भी पाओगे? इस पर ब्रदर किंग शिंग भी फ्लेक्स करते हुए कहता है कि चाहे जो मर्जी हो जाए तुम मुझसे जीत तो नहीं सकते। ये कहते वो फिर से अपने फ्लूट को बाहर की तरफ निकालते उसे बचाने लगा, क्योंकि उसकी इनविंसिबल डिवाइन आर्ट टेक्निक थी। हम देखते हैं कि उसकी फ्लूट की आवाज चारों तरफ फैलने लगी। ली जुआनटोंग भी उसके हद में आ चुका था, जिस वजह से तो ली जुआनटोंग का सर चकराने लगा था। उसे अजीब-अजीब तरह के इल्यूशंस दिखाई दे रहे थे। उसे लग रहा था जैसे कि वो एक अजीब सी दुनिया में गिर चुका हो। बाहर की तरफ ब्रदर किंग शिंग को भी फिक्र हो रही थी। वो मुझे से कहने लगा कि ये 10 स्ट्राइक में हराने वाला काम। इस रोज से तो ब्रदर किंग शिंग को ही ज्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि वो अपने ओपिनियन को खुद के एंडलेस सॉल्यूशन के अंदर पलसा लेता है, जो कि कभी भी खत्म नहीं होते। ली जुआनटोंग अपने दिमाग पर काबू रखते हुए अगले 10 स्ट्राइक्स में से एक भी हिट नहीं कर पाया, तो हम इस पहले राउंड को हार जाएंगे। दूसरी तरफ यही इस खत्म न होने वाले इल्यूशंस के अंदर हम देखते हैं कि ब्रदर किंग शिंग तो धीरे-धीरे करके ली जुआनटोंग पर भारी पड़ रहा है। ब्रदर किंग शिंग अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले ली जुआनटोंग के विजन को से छीन लेता है, जिस तरह से ली जुआनटोंग को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब बस सिर्फ उसे अपने कानों और महसूस करने की ताकत पर ही डिपेंड होने लगा, जहां वो ब्रदर किंग शिंग के क्लोज के अटैक्स को डॉज कर रहा था। साथ ही साथ वो ब्रदर किंग शिंग से कहने लगा कि मेरे विजन को छीनकर तुमने उल्टा मुझ पर एहसान ही किया है, क्योंकि मैं अब अपनी तलवार पर और अच्छे से कंसंट्रेट कर सकता हूं। और ये बातें बिल्कुल सही थी, क्योंकि ली जुआनटोंग ब्रदर किंग शिंग के हर एक हमले को डॉज कर पा रहा है। जिस पर ब्रदर किंग शिंग भी इंप्रेस होते हुए कहता है कि अब तुम्हारे बाकी के सेंसेस की बारी है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी फ्लूट को बजाने लगा, जिससे ली जुआनटोंग का सर चकरा रहा था, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर ब्रदर किंग शिंग को डिटेक्ट करके पीछे से उस पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन बीच हवा में अचानक से ब्रदर किंग शिंग ने महसूस किया कि उसके 2 और सेंसेस गायब हो गए, यानी कि अब वो कुछ सुन भी नहीं पा रहा था। अब बस सिर्फ उससे महसूस करके ही अटैक्स को डॉज करना पड़ रहा है। किंग शिंग को तो पूरा यकीन हो गया था कि वो इस फाइट को जीत चुका। हम देखते हैं कि एक बार फिर से वो अपने फ्लूट को बजाते हुए यहाँ पर ब्रदर ली जुआनटोंग के सेंस ऑफ टच को भी उससे छीन लेता है। अपने सारे सेंसेस को खोने की वजह से ली जुआनटोंग तो फाइट करने के काबिल नहीं बचा था, और वो नीचे की तरफ गिरने लगा, जहाँ ब्रदर किंग शिंग भी फुर्र से उसके पास आते हुए कहता है कि अब चूंकि तुम्हारे पास तुम्हारे सेंसेस नहीं है तो मेरा फाइनल अटैक करने का समय आ गया, ताकि मैं तुम्हें खत्म कर सकूं। ये कहते हुए अपनी तलवार से भी हम ब्रदर ली जुआनटोंग पर हमला करने वाला था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर हम देखते हैं कि ली जुआनटोंग ने उसके हमले को डॉज कर लिया और वो उसके पीछे आ चुका। तो देखकर तो ब्रदर किंग शिंग सरप्राइज रह जाता और वो ली जुआनटोंग पर दोबारा से हमला करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके अटैक्स ली जुआनटोंग तीसरे के साथ डॉज कर रहा है, जहाँ पर हमें जानने को मिला कि असल में ली जुआनटोंग किंग शिंग के इल्यूजन में नहीं, बल्कि ब्रदर किंग शिंग ही ली जुआनटोंग के इल्यूजन में फंसा हुआ है। ब्रदर ली जुआनटोंग ने पहले ही अपनी टियानसुन 5 एलिमेंटल इल्यूजन डिवाइन आर्ट टेक्निक को क्रिएट कर लिया था, जिसकी वजह से वो आसानी के साथ ब्रदर किंग शिंग को हराते हुए अपनी तलवार को उसकी गर्दन पर रख देता है। होश में आते हुए ब्रदर किंग शिंग भी ये देखकर इंप्रेस होते हुए कहता है कि तुम इतने भी बुरे नहीं, चलो मैं हारवाता हूँ, तुम जीत गए। जिस पर ब्रदर ली जुआनटोंग उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि आप काफी अच्छे हो, आपके साथ मुकाबला करके मुझे कई नई चीजें सीखने को मिली। दूसरी तरफ एकेडमी के बाकी के सारे डिसाइपल्स भी यहाँ पर ली जुआनटोंग को जीता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो उसे चीयर कर रहे थे। इसके बाद अगली बारी सीनियर लिंसेंग और ब्रदर किंग शिंग की थी, जो कि आपस में फाइट करने के लिए सामने की तरफ आ गए थे, और ब्रदर लिंसेंग कह रहा था कि जब से मैंने पेनल्टी हाल को ज्वाइन किया है तुम्हारे साथ बैटल्स को तो मैं मिस कर रहा था। जिस पर ब्रदर किंग शिंग भी कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि क्या तुम्हारी तलवारों की धार अभी भी उतनी ही ज्यादा तेज है। ये पेनल्टी हाल में जाने के बाद तुम्हें जंग लग गया। जिस पर लिंसेंग फुर्र से अपनी तलवारों को बाहर की तरफ निकालते हुए कहता है कि आकर खुद ट्राई कर लो। वैसे तुम्हारा स्पीयर कहाँ पर है, दिखाई नहीं दे रहा। जो सुनकर ब्रदर किंग शिंग काफी कूल तरीके से अपना हाथ हवा में उठाता है, जिसके साथ हम देखते हैं कि उसका स्पीयर काफी तेजी के साथ मूव करते हुए फुर्र से ब्रदर किंग शिंग के हाथ में आ गया, और यहाँ इसी के साथ इन दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो गई, जहाँ ये दोनों ही अपने वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए काफी सारा फास्ट क्लोज कॉम्बैट कर रहे थे। जहाँ ब्रदर लिंसेंग किंग शिंग से कह रहा था कि तुम्हारी स्पीड तो काफी इंप्रेसिव है, लेकिन तुम्हारी ताकत थोड़ी कम दिखाई दे रही है। ये कहते हुए एक पावरफुल स्लैश अटैक के साथ उसे हिट करते हुए पीछे की तरफ चट्टानों पर दे मारता है। दूसरी तरफ मुझे भी ये सब देखते हुए कह रहा था कि ये दोनों ही नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर हैं। इन दोनों से मैंने इसी तरह की फाइट की उम्मीद की थी, जबकि लिंसेंग तो यहाँ पर ब्रदर किंग शिंग को हिट करने के बाद कह रहा था कि चलो भी अब हार मत जाना, इतनी आसानी के साथ अगर मैं जीत गया तो मुझे मजा नहीं आएगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि ब्रदर किंग शिंग दुबई से बाहर की तरफ आते हुए कहता है कि अभी तक मैं हारा नहीं हूँ और ना मैं हारूंगा, क्योंकि मेरे लिए ये बैटल जीतना काफी जरूरी है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक बार फिर से इन दोनों के दरमियान काफी खतरनाक बैटल होना शुरू हो गई, जहाँ इस बार फाइट के दौरान हम देखते हैं कि ब्रदर किंग शिंग लिंसेंग पर भारी पड़ने लगा, और वो अपने पावरफुल फिस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लिंसेंग को हिट करके पीछे की तरफ धकेल देता है। इस पर तो लिंसेंग भी इंप्रेस होते हुए अपने मन में कह रहा था कि इस
लड़के की फिस्ट टेक्निक पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई, जिसका मतलब कि क्लोज कॉम्बैट का कोई फायदा नहीं होने वाला, मुझे दूर से इस पर हमले करने होंगे। और ये कहते हुए अपनी तलवार को तीसी के साथ घुमाते हुए कैंगशियन की तरफ भेजने लगा, जिससे कैंगशियन जंप करते हुए डॉज कर लेता है। मगर हम देखते हैं कि लिनसेंग भी इसी मौके का फायदा उठाकर फिर से कैंगशियन के पीछे आकर उसे एक जोरदार पंच कर देता है। और अब हम देखते हैं कि ब्रदर लिनसेंग ने इसी टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। वो अपनी तलवारों को कैंगशियन के पीछे लगा देता है, जिसके साथ जब वो उल्टा होता तो पीछे से लिनसेंग उस पर हमला कर देता है। यहाँ पर ब्रदर कैंगशियन नीचे की तरफ आते हुए अपने मन में कह रहा था कि सीनियर लिनसेंग मुझसे दूरी बनाकर रख रहा है, मुझे उसे अपने पास लाना होगा, तभी मैं उसे हरा सकता हूँ। और यही सब सोचते इस बार ब्रदर कैंगशियन तीसी के साथ बढ़ते हुए लिनसेंग का हाथ पकड़ चुका। तो देखकर तो दूसरी तरफ ब्रदर लिनसेंग यहाँ पर अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए ब्रदर कैंगशियन का हाथ काटने वाला था, लेकिन ब्रदर कैंगशियन भी दूसरी तरफ पूरी तरीके से तैयार था। वो चुपके से अपने स्पेयर को ब्रदर लिनसेंग के पीछे ले आता है, जो कि उसकी गर्दन पर तन चुका था, यानी कि अगर ब्रदर लिनसेंग जरा सी भी हरकत करेगा तो उसकी गर्दन कट जाएगी। जो देखकर तो ब्रदर लिनसेंग काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया था। वो कैंगशियन की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम्हारी प्लानिंग काफी बेहतरीन हो चुकी है, तुमने ये सब कुछ पहले से प्रेडिक्ट कर लिया था, इसलिए तुम जीत गए, मैं हार मानता हूँ। जिस पर ब्रदर कैंगशियन उसका शुक्रिया अदा करने लगा और साथ ही वो कहता है कि आपके अटैक से मैं इंजर्ड हो सकता था, लेकिन मुझे जीतने के लिए ये करना पड़ा। जिस पर ब्रदर लिनसेंग हंसते हुए कहता है कि तुम वाकई में नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के नंबर 1 डिसाइपल बनने के काबिल हो। बाकी के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर ब्रदर कैंगशियन की जीत को लेकर काफी ज्यादा खुश होकर इसे सेलिब्रेट कर रहे थे। अब बस इन लोगों को सिर्फ एक और जीत की जरूरत थी, क्योंकि आखिरी बैटल यहाँ मुचिन को लड़नी है। और हम देखते हैं कि मुचिन धीरे-धीरे से एरिना की तरफ बढ़ने लगा। ब्रदर कैंगशियन उससे बेस्ट ऑफ लक कहता है, जिस पर मुचिन भी काफी कॉन्फिडेंटली कह रहा था कि बस अब तुम ये फाइट मुझ पर छोड़ दो। हालांकि मुचिन की कंफ्यूजन काफी ज्यादा कम है, लेकिन क्या वो इस बैटल को जीत पाएगा या नहीं, ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में जानने को मिलेगा, क्योंकि इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।